This call is now being. विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और हार्दिक बधाइयां। संयोग से आज सरोजिनी नायडू जी का भी जन्मदिन है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में उनकी भूमिका से हम सब परिचित हैं। मेरी आवाज मिल रही है? आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं विश्व रेडियो दिवस सेलिब्रेट करने के लिए। हेलो, रेडियो की सभी को नमस्कार। आवाज मिल रही है? हाँ योगेश जी, आवाज आ रही है? शुरू कर दिया है। दो 2011 में 13 फरवरी को यूनेस्को ने घोषणा की विश्व रेडियो दिवस आयोजित करने की। 13 फरवरी 1946 का दिन, जब पहली बार यूएन रेडियो की स्थापना की गई थी। स्पेनिश रेडियो एकेडमी के आग्रह पर, उनके प्रस्ताव पर यूनेस्को ने इसे स्वीकार किया और 13 फरवरी 2012 से हम वर्ल्ड रेडियो डे या विश्व रेडियो दिवस के रूप में इसे मनाते रहे हैं। अब मुझे कई बार लगता है कि इन दिवस को सेलिब्रेट करने के पीछे मुख्य भावना क्या है। बहुत सारे नेताओं की पुण्यतिथियां आती है, महापुरुषों की पुण्यतिथियां आती है, जन्मतिथियां आती हैं, और हम इन सब आयोजनों को सेलिब्रेट करते हैं अलग अलग मंचों पर। उसके पीछे मूल भावना यही है कि उन महापुरुषों के, उन राजनीतिज्ञों के, और जिस तरह का ये जो दिवस आते हैं महत्वपूर्ण, इसके माध्यम से हम उस पूरी परंपरा को समझें। क्या चुनौतियां आने वाले दौर में हैं, उनको सोच समझ के शायद अपने भूतकालीन स्वर्णिम अतीत को याद करते हुए वर्तमान की चुनौतियों के संदर्भ में भविष्य का कोई एक रूपरेखा तय कर सके। शायद यही सोच करके विश्व रेडियो दिवस आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है। आज हमारे बीच में रेडियो की दुनिया से जुड़े हुए 4 प्रमुख विशेषज्ञ उपस्थित हैं। आकाशवाणी दिल्ली में लंबे समय तक कार्य करते रहे श्री भीम प्रकाश जी शर्मा, आकाशवाणी जयपुर के योगेश कानवा जी, आकाशवाणी अहमदाबाद से जयेश पांडे जी, और शिल्पी गोस्वामी जो आकाशवाणी से भी जुड़ी रहीं, एफएम से भी जुड़ी रहीं, और अब कम्युनिटी रेडियो के साथ है। विस्तार से इनका परिचय बाद में दूंगा। रेडियो की अपनी यात्रा, प्राकृतिक आपदाओं के समय, मानवीय संकट के समय एक दौर था लगभग 1 सदी पहले, जब रेडियो ने अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वाह किया। सूचना के संवाहक के रूप में रेडियो की अपनी एक विशिष्ट भूमिका रही है। मुझे लगता है वो क्षण बड़ा रोमांचक होगा जब व्यक्ति ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी आवाज को संप्रेषित करने में कई किलोमीटर दूर, टाइम्स ऑफ इंडिया का ऑफिस से जब पूना में इसका ट्रांसमिट किया गया, वो दिन निश्चय ही बड़ा रोमांचक रहा होगा जब व्यक्ति ने इसमें सफलता प्राप्त की। मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, एफएम और प्राइवेट रेडियो, डिजिटल मीडिया, इस पूरी की पूरी यात्रा के मुझे लगता है हमारे बहुत से अधिकांश मित्र जो हैं उस पूरी यात्रा के दृष्टा रहे हैं। मुझे तो अभी आयोजन शुरू होने के पहले जब औपचारिक बातचीत हो रही थी, तब उन पुराने संदर्भों का, पुराने कार्यक्रमों का किलकारी, देखिए शब्द किस तरह के थे, उस किलकारी के अंदर जिस तरह की एक फील होती थी। उन नव दंपतियों से पूछिए जिनके परिवार में किसी बच्चे ने पहली किलकारी मारी हो। हमें एक चाव था उस कार्यक्रम में जाने का, और जय हिंद भैया और जय हिंद दीदी जब ये बोलते थे तो एक अजीब सा उत्साह होता था। उसके बाद जब स्कूल कॉलेज में आए तो फरमाइशी गीतों के माध्यम से अपने नाम को सुनने की ललक, है ना, जिस दिन रेडियो पे नाम आ गया, मुझे लगता था हम अपने आप को मिनी सेलिब्रिटी समझते थे, अपने मोहल्ले में, अपनी क्लास में, अपने विद्यालय में, अपने विश्वविद्यालय में। तो एक उस तरह का दौर हमने देखा जब योगेश जी और उनके समकालीन मित्र विश्वविद्यालय में माइक्रोफोन लेकर के आते थे और हम दरवाजा बंद करके, पंखे बंद करके रिकॉर्डिंग करते थे। अब धीरे धीरे इस तकनीक ने, शायद लोग कहते भी हैं कि रेडियो की खबरें किसी समय बहुत प्रामाणिक होती थी, लेकिन अब रेडियो खुद ही खबर बनने की स्थिति में आ गया है। यह खबर रेडियो पर आई है, गलत नहीं हो सकती। और बल्कि मैं तो कई बार कहता हूं कि जब कभी सूचना का संकट आता है, सूचनाओं के स्रोत बंद हो जाते हैं, तब आकाशवाणी होती है। हे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। ये विश्वसनीयता, ये भूमिका आकाशवाणी की किसी दौर में हमारे यहाँ पर रही थी। रेडियो राइस, किस तरह से कृषि संबंधी कार्यक्रमों ने चावल की एक नई किस्म को तैयार कर दिया।
न जाने कितने संस्मरण हमारे सभी मित्रों के पास होंगे, लेकिन विश्व रेडियो दिवस मनाने के साथ ही बहुत सारे ऐसे विषय पिछले एक दशक में दिए गए जिन पर चर्चा होती रही। ये विषय जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन, यूथ एंड रेडियो, रेडियो इन द टाइम्स ऑफ इमरजेंसी एंड डिसास्टर, रेडियो इज यू, रेडियो एंड स्पोर्ट्स, डायलॉग, टॉलरेंस एंड पीस, रेडियो एज डाइवर्सिटी, इवोल्यूशन, इंटरनेट और कनेक्ट, बदलते संदर्भों में। और इस वर्ष का विषय दिया गया है टू रेडियो टू ट्रस्ट, रेडियो और विश्वास। तो देखिए, इस एक दशक के अंदर वैश्विक मंच पर रेडियो की जो भूमिका है वो किस तरह से इस पर विचार हुआ और भविष्य के लिए रूपरेखा तैयार की गई। रेडियो जिसने हमें कानों से देखना सिखाया। भीम प्रकाश जी तो कमेंट्री करते रहे। मुझे याद है जब टेलीविजन आया तो हम लोग टीवी की आवाज को बंद करके रेडियो ऑन करते थे और हर छक्के के साथ, हर चौके के साथ, हर गोल के साथ हम सीटों से उछलते थे। वो दौर, उस कमेंट्री का कितना रोमांचक दौर था। तो रेडियो ने हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह किया। धीरे धीरे तकनीक में शायद सब कुछ खोता चला गया और यही कारण है कि रेडियो के साथ जो चुनौतियां आई, रेडियो के साथ कितने नए कलाकार, कितने साहित्यकार, इनका संग्रहालय, अद्भुत संग्रहालय रेडियो का है। तो आइए इसी विषय पर आज बातचीत करने के लिए सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा रेडियो के वरिष्ठ प्रसारक, जिनके आकाशवाणी में बहुत लंबी पारी अलग अलग कैपेसिटी में रही, आदरणीय भीम प्रकाश जी शर्मा को, कि वे अपना संबोधन हमें दें। भीम प्रकाश जी की एक बहुत लंबी पारी रेडियो के साथ रही और संयोग से ये मुझे आज सुबह ही मालूम पड़ा जब मैंने उनका प्रोफाइल देखा। वे तो राजस्थान विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे, हमारे समकालीन रहे, अनेक साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों में उनकी रुचि रही, डिबेटर के रूप में, थिएटर आर्टिस्ट के रूप में इन्होंने अनेक युवा समारोह में सहभागिता भी की। उसके बाद एक ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव के रूप में आपने अपनी यात्रा करते हुए एडीजी तक आकाशवाणी में पहुंचे। मुझे लगता है ये उनकी कार्यक्षमता और कार्यदक्षता का ही परिणाम है कि ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव से लेकर के एडीजी तक की जो उनकी यात्रा है वो न जाने कितने रोमांचक दौर से गुजरी है। और विशेषकर स्पोर्ट्स उनका प्रिय विषय रहा है। यूं पैक्स, क्योंकि बाद में प्रमोशन होते चले गए, पैक्स बने, असिस्टेंट डायरेक्टर बने, प्रोग्राम डायरेक्टर, हमारे कई स्टेशन के डायरेक्टर रहे। राजस्थान में आपने झालावाड़, बाड़मेर, जयपुर में आप डायरेक्टर के रूप में, जोनल हेड के रूप में काम करते रहे। तो राजस्थान में भी आपने राजस्थान की उन सारी परंपराओं को देखा, समझा, महसूस किया है। और विशेष रुचि आपकी रही स्पोर्ट्स की। अनेक नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स आपने कवर किए हैं। कई वर्ल्ड कप और वर्ल्ड हॉकी मैचेस जो हुए हैं, इनके टीम मैनेजर के रूप में, कमेंटेटर के रूप में आपने अपनी एक विशेष छाप छोड़ी है। और बहुत अरसे तक आकाशवाणी का जो हमारा जो ये राष्ट्रीय दिवस है 15 अगस्त 26 जनवरी की, इनकी लाल किले की प्राचीर से कमेंट्री करने का भी आपको सौभाग्य मिला है। करियर में बहुत ही वैविध्य है और इनका जैसा मैंने आपसे कहा कि आकाशवाणी के कार्यक्रम अधिकारी के रूप में लगभग हर तरह के कार्यक्रमों को करने का अनुभव है। तो आपने आकाशवाणी के उस पूरे दौर को पिछले 40-45 साल में देखा है। तो आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या दौर था और आगे भविष्य में आप किस तरह की संभावनाएं इस माध्यम के साथ देखते हैं। श्री भीम प्रकाश जी शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद भानावत जी। कम्युनिकेशन टुडे के एडिटर इन चीफ, मैं कहूँगा मुख्य संपादक हैं संजीव भानावत जी। आपकी टीम के से डॉक्टर उषा साहनी जी, और जो तकनीकी सहयोग आज के इस कार्यक्रम में दे रही हैं पृथ्वी सेनगर जी। उनके साथ मैं अपने साथी पैनलिस्ट श्री योगेश कानवा जी, जयेश पांडे और शिल्पी गोस्वामी जी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए जो रेडियो के प्रशंसक हैं, चाहने वाले हैं, रेडियो से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी मैं सादर प्रणाम करते हुए अपनी बात रखता हूँ। जो विषय आज की चर्चा का भानावत जी ने रखा है वो है प्रासंगिकता और चुनौतियां रेडियो के संदर्भ में। और इस वर्ष जो विषय थीम है वो है रेडियो और विश्वास। तो इन दोनों के इर्द गिर्द ही मैं थोड़ी चर्चा करूंगा, क्योंकि अपने अंतिम समय में आकाशवाणी की पारी के मैं ऑल इंडिया रेडियो की प्रोग्राम पॉलिसी से जुड़ा रहा और वहां मुझे काफी अनुभव हुआ इस बात का कि रेडियो जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे अपनी कार्यक्रमों की नीतियां कैसे बदलता है।
रेडियो की प्रासंगिकता कभी भी कम नहीं हुई है। जिस दिन रेडियो आरंभ हुआ उस दिन से आज तक, चाहे कितनी ही तरह के मीडिया के चैनल्स हमारे पास हैं, सोशल मीडिया अब एक कलेक्टिव नाम है जिसमें पता नहीं क्या क्या सोशल मीडिया है। हम तो शायद कुछ यूज नहीं करते या कुछ हमको पता नहीं है, क्योंकि उसके लिए वैसा स्मार्टफोन होना और उस पर वो उपलब्ध होना भी बहुत जरूरी है। कॉमन में हम देखें तो ट्विटर, फेसबुक, इस तरह के जो कॉमन सोशल मीडिया हैं वो भी अब मीडिया में ही गिने जाते हैं। रेडियो की प्रासंगिकता को कभी भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि दौड़ती भागती जिंदगी में हम एक स्थान पर बैठकर एक चैनल विशेष को या एक मीडिया विशेष को नहीं देख सकते। रेडियो की खासियत ये है कि अगर किसान हल चला रहा है, खेत में काम कर रहा है और वो चाहता है कि मैं इस समय जो कृषि प्रोग्राम जा रहा है, अगर उसमें कैसे जुताई बुवाई करनी है, कौन सा नया बीज है, कहाँ खाद मिलेगी, कौन सा बीज कहाँ से लिया जा सकता है, किस पर कितनी सब्सिडी मिलेगी, कहाँ से मैं अपनी फसल का बीमा कराऊं, ये जानकारी वो लेना चाहता है, तो आराम से हल चलाता हुआ अपना काम करता हुआ वो रेडियो सुन सकता है। यही हाल देश की रक्षा में या प्रदेश की सुरक्षा से जुड़े हुए जो पुलिसकर्मी हैं, हमारे सैनिक हैं, वो लोग कर सकते हैं कि अपनी ड्यूटी भी दे रहे हैं और साथ में रेडियो भी सुनते रहते हैं, ताकि अभी क्या हालात हैं इन पर और मनोरंजन के साथ साथ सूचना और शिक्षा दोनों से वो जुड़े रह सकते हैं। रेडियो की प्रासंगिकता आपातकाल में बहुत ज्यादा हो जाती है। जब भी किसी तरह की महामारी फैलती है या आपदा कोई आती है, अभी जो सबसे बड़ी आपदा कुछ 2 साल से पिछले हम देख रहे हैं, कोरोना की, उसमें रेडियो की प्रासंगिकता फिर से सामने आई, क्योंकि ये एक आपदा तो चली रही थी, लेकिन साथ साथ ही कहीं भूकंप भी आया, कहीं बाढ़ भी आई, कहीं एक महामारी भी फैली। तो लोगों को पता चला कि सबसे सटीक सूचना और सबसे जल्दी सूचना अगर कहीं से प्राप्त की जा सकती है तो वो रेडियो के माध्यम से थी। एक और जो चीज लोगों को जोड़ के रख पाई रेडियो से इस आपदा काल में, वो ये था कि मान लीजिए मैं एक प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा हूँ कि कोरोना में अपने आप को, जिनको ये सिम्टम्स हैं, हल्का सा बुखार हो, खांसी जुकाम हो, गले में खराश हो, सांस लेने में हल्की सी दिक्कत है, लेकिन उसका ऑक्सीजन लेवल इतना इतना है, 90 के आसपास का है, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है, अपने आप को क्वारंटीन कर ले। अब ये क्वारंटीन शब्द नया सा था, लेकिन रेडियो के माध्यम से रेडियो के प्रस्तुतकर्ताओं ने अपने आप को उन लोगों से जोड़ा सीधा जो ऑलरेडी क्वारंटीन थे और उनके अनुभव साझा किए उन लोगों के साथ जो आम जनता उनसे जुड़ी हुई थी। तो ये एक सबसे बड़ी विश्वसनीयता, विश्वास रेडियो कायम करता है कि घबराने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए मैं एक प्रोग्राम प्रस्तुत करता हूं और मैं कहता हूं कि ऐसा ऐसा है, तो आइए चलते हैं विनय के पास, जो कि अपने घर में ही क्वारंटीन है और उनको भी कुछ सिम्टम थे। हाँ विनय बताएंगे, तो वो मोबाइल के माध्यम से उस व्यक्ति को भी सीधा श्रोता से जोड़ता था अपने माध्यम से, और वो फिर अपने अनुभव बताता था कि मेरे को पहले थोड़ी सी खांसी हुई, फिर ऐसा हुआ, फिर मैंने ये किया, अब मैं क्वारंटीन हूँ, ये डॉक्टर से इस तरह से मैं मोबाइल से ही बात कर लेता हूँ। तो जो सामने वाला श्रोता है, जो उसको सुन रहा है, उसमें एक विश्वास आता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो खुद उस समस्या को झेल रहा है, उसका सामना कर रहा है, वो अपने अनुभव बता रहा है। तो वो व्यक्ति दूसरा जो अगर डिप्रेशन में आ जाता है इस कारण से कि अरे मेरे साथ ये क्या हो गया, मैं अकेला कैसे रहूंगा, तो उसको साहस मिलता है, उसको थोड़ा संबल मिलता है। और हमने देखा कि पिछले 2 साल के अंदर कितने ही बच्चे डिप्रेशन का शिकार हुए, उनको उस डिप्रेशन से बाहर निकालने में रेडियो की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि अकेलेपन में उनका अगर एकमात्र कोई साथी था तो वो रेडियो था। और रेडियो में सबसे बड़ी सुविधा जो अब आई कि आपके पास इतने चैनल्स हैं। पहले वाला समय नहीं था कि आकाशवाणी का स्थानीय केंद्र जो कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है आपको केवल वही सुनना है, चाहे वो आपकी रुचि का है या नहीं है। अब उसके पास ट्यून करने की स्वतंत्रता है कि जैसा उसका मन करे, वो गाना सुनना चाहे तो गाने सुने, वो अगर कोरोना पे जानकारी लेना चाहता है तो कोरोना पे जो उस समय प्रोग्राम चल रहा हो किसी भी रेडियो स्टेशन पे तो उसको ले ले।
अगर वो कुछ और सुनना चाहता है, अब स्थानीय भाषा के कार्यक्रम सुनना चाहता है, तो अपने स्थानीय रेडियो स्टेशन को ट्यून कर ले, कम्युनिटी रेडियो को ट्यून कर ले। तो आकाशवाणी से लेकर के कम्युनिटी रेडियो तक उसके पास इतनी चॉइस है कि वो अगर वो कहीं बाहर कहीं खेल हो रहा है, उसकी कोई पुरानी रिकॉर्डिंग बजाई जा रही है, कोई पुराना इंटरव्यू बजाया जा रहा है, वो उसको लगता है कि ज्यादा अच्छा है, तो वो भी वो सुन सकता था। तो चॉइस ने उसका एकाकीपन दूर किया और उसको लगा कि अरे, जो रेडियो अब तक मैं सोचता था कि अरे आज के जमाने में रेडियो कौन सुनता होगा, उसको लगा कि रेडियो मेरा इस समय का सच्चा साथी है। रात के समय आजकल कई सर्विसेज चलती हैं, विशेषकर ट्रक पे के ड्राइवर तक पहले लोग सीमित हुआ करते थे, लेकिन अब पुलिस वाले, हॉस्पिटल्स में दूसरे लोग, बाजार में, सारी रात बाजार चलता रहता है। वहां अब क्या हो रहा है, क्या अब ताजा जानकारी है, ये जानने के लिए उसके पास एकमात्र साधन रेडियो है। कुछ लोग कहते हैं कि टीवी आ गया, मैं मानता हूं टीवी आ गया, लेकिन टीवी को भी अगर ब्रेकिंग न्यूज देनी है किसी भी न्यूज चैनल को, तो वो ऑडियो का सहारा लेता है। वो कहता है कि हमारे साथ हमारे संवाददाता उस ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, आइए उनसे ताजा अपडेट लें। वो उसकी सिर्फ फोटो दिखाता है और केवल ऑडियो का इस्तेमाल करता है। जबकि ऑल इंडिया रेडियो कहें या कोई भी रेडियो स्टेशन कहें, अगर उसको ताजा जानकारी देनी है तो वो ऑडियो का इस्तेमाल पहले से ही कर रहा है, तो वो ज्यादा सटीक और अच्छी तरह से जानकारी उसको देता है। अब अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें तो प्रभावित व्यक्ति का को जो जो हम बात कर रहे हैं कि रेडियो उसका एक एकाकीपन को दूर करता है, साथ में ये बहुत जरूरी है जो चुनौतियों की, अगर मैं प्रासंगिकता की मैंने बात की, अगर चुनौतियों की बात करें तो आकाशवाणी सहित जितने भी रेडियो चैनल हैं उनके सामने मैं अब सबसे बड़ी चुनौती मानता हूं कि कार्यक्रमों की रोचकता और प्रासंगिकता, ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि ज्यादातर आरजेज आजकल क्या करते हैं, प्रेजेंटर्स या राइटर्स क्या करते हैं कि हमने कोई विषय पे बात करनी है, झट से गूगल डाउनलोड किया और विकिपीडिया पे गए, कुछ जानकारी निकाली, उसको लिखा। मौलिकता का अभाव है। आज मैं माफी चाहूंगा, हम बड़े से बड़े विशेषज्ञ को भी अगर कहते हैं कि सर आपको इस विषय पे बातचीत करनी है, तो वो सबसे पहले गूगल सर्च करेगा कि इसमें क्या मटेरियल अवेलेबल है। जो मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है उसको आप अपनी मौलिक भाषा में अगर लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, तो उसकी जो उपयोगिता है वो बढ़ जाती है। क्योंकि जो आप बोल रहे हैं वो कट पेस्ट में पहले ही लोगों के पास है। बीबीसी में एक प्रस्तुतकर्ता ने एक बार एक इंटरव्यू में मेरे साथ कहा था कि बीबीसी ये मान के चलता है कि जो मैं न्यूज देने जा रहा हूं या जिस विषय पे मैं बात कर रहा हूं, मेरा श्रोता ऑलरेडी उसको जानता है। वो केवल दो चीज चाहता है कि मेरे पास जो सूचना उपलब्ध है उसमें नया ऐड क्या हो सकता है, बीबीसी ने नई बात मुझे क्या बताई। दूसरा, उसको वो पुख्ता करता है कि मैंने जो मेरे पास जो न्यूज है वो सही है या गलत है और उसमें लेटेस्ट क्या है। हम ये मान के चलते हैं कि हमारे जो श्रोता है उसको पहले से ही मालूम है, जबकि ज्यादातर आरजेज आजकल क्या मानते हैं कि मैं जो प्रोग्राम प्रस्तुत करता हूं वो शायद पहली बार मेरा श्रोता सुनेगा, इसलिए जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं उसको कह रहा हूं, वो ज्ञान की तरह उसको बांटता चला जाता है और ये भूल जाता है कि श्रोता तो पहले से ही जागरूक है। और फिर बाद में तुरंत उसका रिएक्शन सोशल मीडिया पर, जो उसका कंप्यूटर भी है, उस पर आ जाता है कि क्या बकवास करे जा रहा है, ये तो पुराने आंकड़े दिए जा रहा है, लेटेस्ट आंकड़े तो ये है। आज वो 3 घंटे पहले के आंकड़े बोल रहा है या पिछले साल की बात कर रहा है, आज के ताजा आंकड़े, भाई होमवर्क करके आए होते, ताजा आंकड़ा ये है। आपने देखा होगा जब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में कोई भी मंत्री बोलता है, विशेषकर प्रधानमंत्री जब चर्चा का जवाब देते हैं, तो एक कर्मचारी आकर के चुपचाप, जो झुका हुआ चलता है ताकि कैमरे पर उसको न देखा जा सके, और चुपचाप आकर के एक छोटी सी चिट प्रधानमंत्री के या संबंधित मंत्री के सामने रख देता है। वो क्या है, क्योंकि जिस भी मंत्री का सेशन चल रहा होता है उसका पूरा मंत्रालय, सेक्रेटरी से लेकर के और पीआरओ तक साइड में बैठे होते हैं,
और उसको लगता है कि ये आंकड़ा गलत बोला जा रहा है या इसमें अब तब्दीली आ चुकी है, तो तुरंत एक पर्ची पर लिख के मंत्री महोदय को देते हैं और वो मंत्री महोदय वो आंकड़ा पढ़ देते हैं। यही चीज रेडियो में है कि उसके पास वो साथ में अपने साथ लेके बैठ सकता है सारी चीजें और अपडेट देख सकता है, और अपने कार्यक्रम के दौरान ही उसके आरंभ में अगर कुछ और बात थी और अंत होते होते अगर कुछ और आंकड़े होते हैं तो वो अपने आप को ठीक करते हुए उस नए आंकड़े को बोल सकते। मैं उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए 8 बजे की न्यूज चल रही है, जब वो हेडलाइन पढ़ रहा है तो बोलेगा कि तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 15वें ओवर में 3 विकेट पर 125 रन बना लिए थे। फिर जब वो न्यूज विस्तार से पढ़ता है तब तक वो कहता है कि 18 ओवर में इतने रन बना लिए थे, इतने विकेट गिर गए। और जब वो क्लोजिंग की हेडलाइन पढ़ता है तो फिर एक रिवाइज आपको स्कोर बता देता है। ये बताता है कि आप कितने जागरूक हैं, प्रस्तुतकर्ता कितना जागरूक है, और उसके पास जो आंकड़े या तथ्य हैं वो कितने ताजा है। क्योंकि पता तो सबको है कि ये मैच चल रहा, हो सकता है उस समय कुछ लोग लाइव देख भी रहे हों, जैसा भानावत जी ने कहा कि अभी भी आप भले ही स्क्रीन पे मैच देख रहे हो लेकिन हॉकी, क्रिकेट या दूसरे खेलों की कमेंट्री रेडियो पे ही आप सुनते हैं, क्योंकि वो बहुत तेज। उसके दो कारण भी हैं। एक तो ये कि मैदान पर अनावश्यक बातें बहुत होती रहती हैं। अगर वो कैमरे पे दिखाई देती हैं तो आपका सारा ध्यान उसकी तरफ चला जाता है, खेल से हट जाता है। जबकि रेडियो के साथ ये बात है कि अगर कोई अनावश्यक घटना, दुर्घटना वहां पे होती है तो केवल उसका संदर्भ देकर के उसको छोड़ देता है, उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करता है, वो खेल पे ज्यादा चर्चा करता है। हमारे डू एंड डोंट्स में साफ लिखा रहता है कि आपको किसी की खास आलोचना नहीं करनी है। जबकि आज ये देखा जाता है कि अन्य चैनलों पर, रेडियो के अलावा जो चैनल हैं, उसमें आलोचना से शुरू होता है कि मैदान गंदा था, गीला था, पानी निकालने की व्यवस्था नहीं थी, 3 घंटे बारिश रुके हो गए हैं, अभी तक पानी सुखाया नहीं जा सका है, इनके पास पुराना इक्विपमेंट है, जो कारपेट ढका गया था उसमें 3 छेद थे, वहां से पिच पे पानी रिस गया। अरे भाई, आप ये आलोचना करने के लिए वहां नहीं बैठे हो। आपका मुख्य काम था जो खेल हो रहा है उसके बारे में आप अपने श्रोताओं को बताओ। किसी कारण से बारिश हो गई, खेल डिले हो गया, तो आप जो है दूसरी तरफ चले गए। अंपायर के निर्णय को लेकर के आप अनावश्यक बातें करने लग जाते हैं। अंपायर निष्पक्ष होता है, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं। हाँ, उसने अगर कोई गलत निर्णय दिया है तो 1-2 बार आप उसकी चर्चा कर सकते हैं। पता चला खेल चलता चला जा रहा है लेकिन उसी आपकी सुई उसी अंपायर पे अटकी हुई है। तो रेडियो इस बात की बड़ी पुख्ता बात रखता है कि जो अनावश्यक बातें हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान ना जाए। एक नया प्रयोग कम्युनिटी रेडियो के साथ साथ शुरू हुआ है कि समाज में जागरूकता और उन्हें कैसे ऊपर लाया जाए। तो अभी हरियाणा में भौंडसी में और कुरुक्षेत्र की जेलों में जो वहां के जेल में बंद कैदी हैं, उनमें से कुछ अच्छी आवाजों को छांटा गया जिनकी विशेष रुचि थी, और उन लोगों को थोड़ा सिखा करके अब वहां पे एक छोटा कम्युनिटी रेडियो चलाया जाता है जो उस जेल के अंदर अंदर सभी लोग सुनते हैं और सारे टाइम वो रेडियो बजता रहता है। तो कईयों ने कहा कि अभी तक जो हम अपराध की तरफ हमारा ध्यान था, वो हमें तो पता ही नहीं था कि मेरी आवाज ऐसी है कि मैं रेडियो पे प्रोग्राम कर सकता हूँ। और जब वो प्रोग्राम करने बैठेगा तो जाहिर सी बात है पढ़ेगा तो जाहिर सी बात है जेल की लाइब्रेरी में जाकर किताबें निकाल के पढ़ेगा। तो वो जो अभी तक कुंठित था व्यक्तित्व उसका, वो उसको खुलने का मौका मिला, कुछ जानने पढ़ने का मौका मिला, और उसके जीवन में सुधार आया, उसकी सोच में सुधार आया। ये जो छिपा हुआ उद्देश्य इसके अंदर था वो सार्थक होता नजर आ रहा है। किरण बेदी जब जेलर थी तिहाड़ जेल में, तब मैं आकाशवाणी दिल्ली में था और हमने एक कार्यक्रम शुरू किया था। तो एक साप्ताहिक कार्यक्रम था जिसमें हम कैदियों से बात करते थे, उनके अनुभवों पर बात करते थे। तो लगभग 90% कैदियों ने कहा कि हाँ, मैंने आवेश में आकर के ऐसा कर दिया, मुझे बहुत ही पश्चाताप है, शर्मिंदगी है। तो और हमारे यहाँ तो पश्चाताप को बहुत बड़ा बताया गया है कि अगर पश्चाताप के आंसू से आप अपना पाप धो लें तो आप निश्चल हो जाते हैं, पहली की तरह पवित्र हो जाते हैं। तो ये कर सकता है रेडियो का जो प्रस्तुत करता है, उसके पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं कि वो इन सब पर बात कर सकता है। जो चुनौतियां, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहली बात तो मौलिकता, दूसरी बात
उस मौलिकता के साथ साथ शब्दों का चयन। अब आपके पास मौलिकता तो है, लेकिन जानकारी भी है, लेकिन आप उसको रीराइट नहीं कर सकते हैं अपने शब्दों में, तो भी आप श्रोता के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसे शब्दों का चयन करना पड़ेगा जो आप अपने श्रोता तक सीधे पहुंच सके। कम्युनिटी रेडियो की वजह से ये चीज और सामने आई है, क्योंकि आप श्रोता की भाषा में, श्रोता के लहजे में, अगर वहां जैसे हम मान लीजिए नेपाली साइड में बात कर रहे हैं या उत्तराखंड में कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वहां स श ऐसे शब्दों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन वही चीज आप आकाशवाणी लखनऊ से अगर करें और स श या नुक्ता न बोल पाए ठीक से, तो श्रोता कहेगा कौन बेवकूफ बैठा हुआ है माइक के साथ। तो स्थान के साथ साथ जो प्रस्तुतिकरण बटना चाहिए, जैसा प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, अगर वैसा प्रस्तुतिकरण होगा तो ये बहुत बड़ी चुनौती होती है आरजे के लिए। आज के पहले आकाशवाणी से अच्छी हिंदी भाषा में ही कार्यक्रम जाते थे, या अंग्रेजी में जाते थे, या स्थानीय भाषाओं में। धीरे धीरे हमने महसूस किया कि न तो शुद्ध हिंदी लोगों को समझ में आ रही है, न शुद्ध अंग्रेजी लोगों तक पहुंच पा रही है, तो हमने इंग्लिश का सहारा लिया, यानी कम्युनिकेशन की भाषा जो श्रोता तक पहुंच सके। और युवानी पर जब हमने आकाशवाणी में इसका सफल प्रयोग किया, तो हमने देखा कि जब नए नए एफएम रेडियो खुले, तो उन पर हमने युवा श्रोताओं पर अपनी पकड़ बनाई, और उसके लिए हमने ये ध्यान नहीं दिया कि वो या तो शुद्ध हिंदी हो या शुद्ध अंग्रेजी हो, बल्कि उसमें जिस भी भाषा का शब्द आपके उस कार्यक्रम को सपोर्ट करता हो, आप उस शब्द का इस्तेमाल करें। तो उन्होंने हिंदी शब्द का इस्तेमाल किया, अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करा, स्थानीय शब्द का इस्तेमाल करा, स्थानीय बोली के शब्द का इस्तेमाल किया, और अपनी भाषा को समृद्ध करते हुए रेडियो के प्रस्तुतिकरण को प्रासंगिक बनाया, रोचक बनाया, तब वो जाकर के श्रोता से जुड़ा। और ये बहुत बड़ी चुनौती है। यदि आज भी हम रिजिड होकर के बैठे रहें कि नहीं नहीं, अगर आप हिंदी बोल रहे हैं तो आपको शुद्ध हिंदी, साहित्यिक हिंदी बोलनी पड़ेगी, आप अगर अंग्रेजी का कार्यक्रम कर रहे हैं तो आपको अच्छी खासी बढ़िया अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। हमारे यहाँ कई ऐसे लोग थे यूपीएससी से जो सिलेक्ट होके आते थे, भाषाविद, वो साहित्य के जानकार होते थे, और वो ऐसे ऐसे शब्द लिख करके अपनी स्क्रिप्ट में लाते थे कि हम कहते भाई, रेडियो की भाषा में, अखबार की भाषा में और बोलचाल की भाषा में फर्क होता है। आप इसको इसकी जगह इस शब्द का इस्तेमाल करें, यहाँ इसकी जगह ऐसे शब्द को बोले, ताकि जो फ्लो में अगर बोला जाए तो वो साफ सुथरा निकलता चला जाए। तो ये कुछ चुनौतियां हैं जो भी आरजेज हैं। अब पहले रेडियो पे प्रस्तुतिकरण या रेडियो पे जो कार्यक्रम आते थे वो शौकिया आते थे, विशेषकर संगीत के कार्यक्रम, साहित्य के कार्यक्रम। लेकिन अब ये एक प्रोफेशन हो गया है। जब आपका प्रोफेशन हो जाता है तो उसमें आपकी परफेक्शन बहुत जरूरी है। अगर प्रोफेशन में परफेक्शन नहीं है तो आप अपने के प्रति ईमानदार नहीं है, या मैं कहूँ कि श्रोता के प्रति ईमानदार नहीं है। शौकिया जब आप करते हैं तो आपकी गलतियों को सहर्ष स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल होकर के काम कर रहे हैं तो गलती की गुंजाइश नहीं होती है। वो चाहता है कि मैं आपसे पूरी पूरी सही की सही जानकारी आपसे प्राप्त करूं। मेरे साथी पैनलिस्ट भी हैं, मेरे ख्याल से समय सीमा का मुझे ध्यान रखना चाहिए। तो जो प्रासंगिकता है और चुनौतियां हैं, ये दोनों ऐसे शब्द हैं जो नित्य साथ साथ हमारी विस्तार यात्रा के साथ बढ़ रहे हैं। भानावत जी, मैं फिर से आपको माइक सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। आपने रेडियो की प्रासंगिकता अभी भी कायम रहेगी और भविष्य की चुनौतियां किस तरह से मौलिकता का समावेश उसमें हो, ये सही है, क्योंकि मेरा 74 से आकाशवाणी से जुड़ाव रहा और मैंने वो दौर देखा है जब कार्यक्रम अधिकारी एक एक शब्द पर हमारी पूरा जो आलेख है उसे किस तरह से पढ़ते थे। और हम तो बाद में अपने विद्यार्थियों से कहा करते थे कि समाचार सही उच्चारण सीखना है तो आकाशवाणी के समाचार सुनिए। आपको ध्यान होगा के भार्गव जी आपके यहाँ समाचार वाचक थे, उन्होंने पूरी एक पुस्तक लिखी, विश्व उच्चारण कोश, और विदेशी नामों को कैसे उच्चरित किया जाएगा उसका मतलब कितना परिश्रम उस समय के जो हमारे अधिकारी थे उन्होंने भाषा को, उच्चारण को, उसके मानक तय करने की दिशा में काम किया।
तो खैर आकाशवाणी की तो एक बहुत बड़ी भूमिका रही है उस दृष्टि से। और आपने जेलों में जो बात की कैदियों के माध्यम से, संयोग से एक मेरी विद्यार्थी है, शोधार्थी है मेरी रही, पीएचडी स्कॉलर, डॉक्टर वर्तिका नंदा। वो तो इस समय जेलों पे इतना काम कर रही हैं, और उन्होंने हरियाणा के कुछ जेलों में जाकर के, जैसा आपने कहा, कि उन कैदियों को तैयार किया, और ट्विटर पे और जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माध्यम से उन कहानियों को वो शेयर कर रही हैं। तो ये सही है कि इस तकनीक ने, चूंकि आम आदमी के पास ये पहुंच गई है, उसके माध्यम से हम निश्चित रूप से एक नई दुनिया को देख पाने में सक्षम हुए हैं। बहुत सारी चुनौतियां हैं। कई बार तो मुझे लगता है कि कहीं अब आज के दौर में जो हमारे आकाशवाणी के प्रसारक हैं, कहीं किसी हताशा के शिकार तो नहीं है। हम कार्यक्रमों की उस तरह की मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं। मुझे याद है जब हवा महल आता था विविध भारती पे, और जब मैं आज सुबह शिल्पी गोस्वामी का प्रोफाइल देख रहा था, उन्होंने तो अपनी वॉइस भी दी है हवा महल में। हम जहां भी होते थे रात की 9:15 बजे, वो साइकिल से दौड़ चलाते हुए तेजी के साथ घर पहुंचते थे। हवा महल नहीं छूटना चाहिए। ये जो एक ताकत थी, ये जो सामर्थ्य था उस समय के कार्यक्रमों में, मुझे लगता है शायद वो कहीं हम मिस कर रहे हैं। तकनीक ने न्यूज ऑन एयर के माध्यम से आकाशवाणी के सारे केंद्रों को हमारे घर पे पहुंचा दिया है। आज दिल्ली में भीम प्रकाश जी की वार्ता को मैं सुन सकता हूं, और जयपुर में वो दिल्ली बैठे बैठे मुझे सुन सकते हैं। उस तकनीक ने हमें जब इतना मजबूत कर दिया है, लेकिन आने वाले समय में इतने सारे तकनीकी व्यामों में आकाशवाणी या प्रसारण माध्यम कैसे अपनी रक्षा कर पाएंगे, किस तरह से आम आदमी के उस मनोरंजन को, उस सूचना का जो दायित्व है उसको पूरा कर पाएंगे। चलिए, मैं आमंत्रित करता हूं योगेश कानवा जी को। बहुत पुराने मित्र, और यूं कहूं कि विद्यार्थी भी रहे। पत्रकारिता का डिप्लोमा हमारे विश्वविद्यालय से किया। एक औपचारिक सा परिचय इस आत्मीयता में बदल जाएगा, ये उस समय तो मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आकाशवाणी से ये बाद में जुड़ते हैं। लेकिन एक साहित्यिक और प्रसारक के रूप में, साहित्य कर्मी के रूप में योगेश कानवा जी की बहुत बड़ी भूमिका रही। लगभग 3 दशक तक आकाशवाणी की सेवाओं से आप जुड़े रहे, और जैसा मैंने कहा कि एक प्रसारक के रूप में लगभग सभी तरह के कार्यक्रमों को करने का उनका अनुभव है। उनके कई कार्यक्रमों में, विशेषकर साहित्यिक कार्यक्रमों में और समसामयिक विषयों पर मेरा भी उनसे जुड़ाव रहा। तो कार्यक्रम के पीछे किस तरह से तैयार करते हैं, उसकी पूरी परिकल्पना, उसको मैंने बहुत निकटता से देखा है। लेकिन एक कवि, कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में भी कानवा जी ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। लगभग 300 से अधिक कविताएं, कहानियां आपके प्रकाशित हो चुके हैं विभिन्न पत्रिकाओं में, और लगभग 9 पुस्तकें आपकी कविता और कहानियों पर संकलित का प्रकाशन हो चुका है विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम से। रेख, अब कौन जनक आए, और मैं वही ककनूस हूँ, कोरेडी, प्रांजल, गरीबी उन्मूलन और आर्थिक नियोजन, भारत में निर्धनता, आर्थिक विकास और मीडिया, स्केच इत्यादि। और आकाशवाणी के चित्तौड़ कार्यक्रम में जब आप स्टेशन पर जब आपकी नियुक्ति थी, तो किसान पत्रिका का मेरे ख्याल ये भी अपने आप में एक नया प्रयोग था। उसका प्रकाशन और संपादन आपने किया। और वर्तमान में योगेश कानवा जी सेवानिवृत्ति के बाद इग्नू का जो ज्ञानवाणी स्टेशन है उसके स्टेशन मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं। और जो आकाशवाणी की शैक्षिक भूमिका है, एक तरह से अपने अनुभव का लाभ उस चैनल के माध्यम से हमारे प्रदेश के जो युवा साथी हैं, जो विभिन्न पाठ्यक्रमों में पंजीकृत हैं, उनको वो एक तरह से लीड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि मेरा अक्सर उनसे संवाद होता रहता है, कुछ नए प्रोग्राम्स, रोचक प्रोग्राम्स उन्होंने इसके माध्यम से शुरू किए हैं। तो आइए जानते हैं योगेश कानवा जी से कि इस पूरी यात्रा को वो किस रूप में देखते हैं। भाई योगेश कानवा। आज के इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी को मेरा प्रणाम। भनावत साहब मेरे गुरु भी हैं, और गुरु से कहीं बढ़कर अब इतने करीबी मित्र हो गए हैं कि अब वो गुरु और मित्र का इतना घालमेल हो गया है कि समझ में नहीं आता। भीम प्रकाश जी बिल्कुल मेरे बड़े भाई हैं, जयेश जी मेरे साथी हैं, शिल्पी हैं, और सभी जुड़े हुए हैं। बात जब आती है कि हम रेडियो की प्रासंगिकता देखते हैं, भीम प्रकाश जी ने कहा कि रेडियो प्रासंगिक है। मैं बिल्कुल ये कहता हूं कि रेडियो कभी खत्म हो ही नहीं सकता है। रेडियो हमेशा रहेगा, चाहे वो किसी भी रूप में आए। एक जमाना था जब केवल मीडियम वेव और शॉर्ट वेव थे, उसके बाद एफएम आया, फिर कम्युनिटी रेडियो की अवधारणा आई,
फिलीपींस के फादर जो थे, उनकी एक अवधारणा आई, मैं नाम भूल गया उनका भी। तो वो अवधारणा जब लेके हम चले तो कम्युनिटी रेडियो ने धीरे धीरे जो क्षेत्र थे उन्हें पकड़ बनाई, लेकिन चुनौतियां सामने आती गई। और उन चुनौतियों में सबसे बड़ी जो एफएम की चुनौती थी वो थी बहुत कम रेंज की। जब 6 किलोवाट ट्रांसमीटर आया तो 60 से 70 किलोमीटर की दूरी तक जाता था। उसके बाद 10 किलोवाट ट्रांसमीटर आया तो वो थोड़ी सी दूरी रेंज उसकी बढ़ी। तो उसके लिए जरूरी था कि हर जिले में या एक निश्चित दूरी के बाद में एफएम ट्रांसमीटर्स लगाए जाएं, और ऐसा किया भी गया। देश में विस्तार काफी जबरदस्त विस्तार हुआ, क्योंकि हमें सबको मालूम है कि जब देश आजाद हुआ 1947 में, उससे पहले पूरे देश में 15 रेडियो स्टेशन थे। आजादी के भारत में 9 रेडियो स्टेशन बचे, 6 पाकिस्तान चले गए थे। 9 से आज हम जब 450 से ज्यादा रेडियो स्टेशन की हम मंजिल तक पहुंच चुके हैं, और प्राइवेट रेडियो एफएम चैनल्स हैं, उनकी यदि हम गिनती करें तो ये संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। चुनौतियों पे मैं जरूर फोकस करूंगा। सबसे बड़ी चुनौती अगर हम कहें या ये कहें तो रेडियो को कोई थ्रेट किसी बाहरी से बिल्कुल नहीं है। कोई चुनौती किसी बाहर से नहीं है, ना कभी कोई चुनौती कोई देने की स्थिति में आएगा रेडियो को, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन रेडियो को चुनौती सबसे ज्यादा है अपने भीतर से, अपने घर से, अपने लोगों से। आप एक बात देखिए कि एक जमाना था, भीम प्रकाश जी जब इन्होंने ज्वाइन किया और उसके बाद में हम लोगों ने ज्वाइन किया, उस वक्त की स्थितियों में चयन की प्रक्रिया जो थी वो कितनी अलग तरह की थी। चुनौती में सबसे बड़ी बात आई सन 1994 के बाद में, ये माना जाने लग गया कि हमें बीबीसी की तरह स्वायत्तता मिलनी चाहिए, और 15 सितंबर 1997 के दिन प्रसार भारती अस्तित्व में आ गया। और मेरे व्यक्तिगत विचारधारा यह है कि आकाशवाणी या यूं कहें कि रेडियो के दुर्दिन उसी दिन से शुरू हो गए थे। स्वायत्तता के बहाने उस तत्कालीन जो हमारे एसोसिएशन के जितने भी लीडरान थे, मेंबरान थे, वो, क्योंकि उनमें से भीम प्रकाश जी भी शामिल थे, जयेश भाई भी थे, और मैं भी उनमें से एक था, तो हम लोग ये मान के चलते थे कि अब बहुत अच्छे दिन आ जाएंगे और हम बीबीसी की तरह पूरी तरह स्वायत्त हो जाएंगे, प्रोग्राम्स हम अपनी मनमर्जी से बना पाएंगे। लेकिन हुआ उल्टा, तथाकथित स्वायत्तता दे दी गई, लेकिन सरकारी नियंत्रण पहले से कहीं ज्यादा रहा। उसकी वजह यह रही कि इसके पास में आर्थिक स्थिति इसकी अच्छी नहीं थी, फाइनेंशियली वाइबल नहीं था। और जब फाइनेंशियली कोई वाइबल नहीं है तो आप किसी पर अगर आश्रित होंगे तो निश्चित रूप से आपको कितनी ही स्वायत्तता दे दी जाए, आप स्वायत्त हो ही नहीं सकते हैं। आर्थिक संपन्नता सबसे बड़ी पहली इसकी शर्त थी, लेकिन वो हो नहीं पाया। अब नहीं होने के पीछे भी जो मुझे कारण समझ में आता है वो है सबसे बड़ी बात कि हम पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स हैं। देश में जब से रेडियो अस्तित्व में आया तब से हम ये मान के चलते हैं कि हम लोक प्रसारक हैं, और जब हम लोक प्रसारक हैं तो फिर हम व्यापारी नहीं हो सकते, हम किसी तरह से कमाई का जरिया नहीं सोच सकते। अब यहाँ पर घालमेल ये हो गया कि एक तरफ तो हमें स्वायत्तता देने की बात कह करके और स्वयं संसाधन अपने जुटाने की बात कह दी गई कि आप अपने हिसाब से अपना कमाए और खाए। बेटा अब तू बड़ा हो गया, 25 साल से ऊपर हो गया, अब कमा खा, अब हमारी जिम्मेदारी खत्म। लेकिन उसके साथ साथ ये भी हो गया कि आप पब्लिक ब्रॉडकास्टर तो रहेंगे, वो जिम्मेदारी आपको निभानी है। तो आप या तो आप व्यापारिक स्तर पे आ जाए, पूरी तरह से कॉमर्शियलाइज्ड हो जाएं। कॉमर्शियलाइज आप पूरी तरह से हो नहीं सकते हैं। ब्रॉडकास्टिंग का जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर का आपका टैग है वो आपको साथ लेके चलना है। प्रसार भारती दोनों चीजें अपने कर नहीं पाया। आप ताजुब करेंगे, सभी जितने हमारे आज हमें जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं, 1997 से लेकर के और 2013 तक, 2012 तक बल्कि ये तय नहीं हो पाया कि उसके कर्मचारी किसके कर्मचारी हैं, प्रसार भारती के या भारत सरकार के। और उस दौरान ना कोई रिक्रूटमेंट हुआ, ना कोई पदोन्नति हुई, और इससे सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि एक संस्थान
जो बहुत बड़ा संस्थान था वो 15 साल पीछे अपने आप ही धकेल दिया गया। ना उसमें कोई यंग ब्लड आए, ना कोई नई सोच आई, ना कोई पदोन्नति हुई, और ना ही कोई किसी तरह का और इसमें जो आगे विशेषज्ञता होनी चाहिए थी वो हो पाई। तो सीधी सी बात है कि बहुत बड़ी चुनौती अपने आप अपने भीतर से मिली है। तकनीकी बात करते हैं तो तकनीकी भी अभी आप बहुत विचित्र सी स्थिति लगे कि मैं किसी केंद्र विशेष की बात नहीं करूंगा, लेकिन जब हम प्राइवेट रेडियो स्टेशन की बात करते हैं उनके पास भी 10 किलोवाट का एक ट्रांसमीटर है, आकाशवाणी का भी ट्रांसमीटर है। बड़ी विडंबना यह है कि उसी टावर से दोनों ट्रांसमीटर के जो वो है एंटीना लगे हुए हैं, लेकिन आपको प्राइवेट एफएम रेडियो का जो लिसनिंग जोन है वो आकाशवाणी के लिसनिंग जोन से 2 गुना मिलेगा। ट्रांसमीटर की कैपेसिटी दोनों के बराबर है। तो ये ऐसी कौन सी वजह होती हैं? कहीं ना कहीं हमारे भीतर, कहीं ना कहीं वो चुनौतियां हम स्वयं हैं। हम का मतलब जो रेडियो के कार्मिक हैं, आकाशवाणी दूरदर्शन के जो कार्मिक है, चुनौतियां वहां से शुरू हुई हैं, चुनौतियां बाहर से बिल्कुल नहीं है। सबसे जो बात अभी हम देखें कि क्योंकि भीम प्रकाश जी पॉलिसी में भी रहे हैं, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनी जिसमें चयन की प्रक्रिया, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया कि जब पहले चयन हुआ करते थे वहां उस समय लोग वो आते थे जिनको रेडियो से वास्तव में कहीं ना कहीं एक लगाव है, रेडियो में उन्हें सीखना है, बोलना है, और वही बोलना है जो रेडियो के अवधारणा के अनुरूप है। लेकिन कालांतर में ऐसा हुआ कि जब बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई, केवल रोजगार के लिए लोग आने लग गए, उनका कमिटमेंट रेडियो के लिए नहीं था, उनका कमिटमेंट केवल नौकरी के लिए था। और जब आप नौकरी करने आते हैं तो आप कमिटेड हो ही नहीं सकते हैं, और वो ही सबसे बड़ी थ्रेट सामने आई कि आप यहाँ पर कमिट होके नहीं आए, आप नौकरी करने आए हैं। रेडियो या कोई भी प्रसारण कमिटमेंट मांगता है। आज की स्थिति यह है कि बहुसंख्यक कर्मचारी केवल नौकरी करने के हिसाब से उसमें भर्ती हुए रोज नौकरी कर रहे हैं, और इसीलिए रेडियो की धीरे धीरे ये एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे की तरफ है। वो याद ही नहीं मैं पिछले व्यक्तिगत मेरी मान्यता है। अब बात ये आती है कि स्वायत्तता की बात, जिसको हम लेके कह रहे हैं। लोकल रेडियो स्टेशन बनाए गए, लेकिन उन लोकल रेडियो स्टेशन की स्थिति भी आज ये कर दी कि 60% से ज्यादा कार्यक्रम दिल्ली से थोपे जाते हैं। राजनीतिक हो चाहे सरकारी कार्यक्रम हो, उनका प्रसारण दिल्ली से थोपा जाता है कि आपको ये तो करना है, इट्स ए कंपल्सन। जब आप अपनी बोली में, अपनी भाषा में जब कोई कार्यक्रम देना चाह रहे हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये चीज तो हमारे पास थोपी जाएगी। शिक्षा के प्रसार की बात करते हैं तो हाँ, जिस संस्थान से अभी मैं सेवानिवृत्ति के बाद जुड़ा हूं, निश्चित रूप से शिक्षा का प्रसार करना उसका दायित्व है, और रेडियो का दायित्व भी, क्योंकि रेडियो ने भी शिक्षा के मामले में मैं कहूंगा कि बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा योगदान दिया है। वैश्विक परिदृश्य में देखें चाहे भारतीय परिदृश्य में देखें, हिंदी बोलना रेडियो ने सिखाया है हम सबको। मैं भी उनमें से शामिल हूं, आप भी होंगे, क्योंकि मानक हिंदी या आम बोलचाल की विशेषीकृत हिंदी हमें रेडियो ने ही सिखाई है, हम नहीं सीख पाते। तो जो बोलचाल की हिंदी और जिसको हम कनेक्टिंग लैंग्वेज के तौर पे आज देख रहे हैं पूरे देश में, राष्ट्रीय एकता की जिस बात को राष्ट्रीय एकता की भाषा की कड़ी के रूप में देखते हैं, तो वो हिंदी रेडियो ने ही सिखाई है हमको। तो इस क्षेत्र में यदि हम देखेंगे तो बहुत बड़ा काम किया है। और भानावत साहब ने शुरू में ही जिक्र किया एडीटी 27 राइस का, जिसको कि आज भी रेडियो राइस के नाम से जानते हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि आज भी हम आंध्र प्रदेश, केरल और विशेष दक्षिण राज्यों में जाएंगे, किसान आज भी रेडियो राइस के नाम से ही बीज मांगता है। तो ये रेडियो की उपलब्धि है। लेकिन जैसा जो मौलिकता के अभाव का जिक्र किया भीम प्रकाश जी ने, आज वो देखने को मिल रहा है, चाहे वो लेखक हों, चाहे वहाँ की कार्यक्रम जो करने वाले लोग हैं, प्रसारण कर्मी हैं,
ब्रॉडकास्टर्स हैं उनमें भी मौलिकता का अभाव देखने को मिलता है, क्योंकि नौकरी करना है। बेसिक जो मेरा जो फंडामेंटल बात है कि वो नौकरी करने के जब आप आए हैं, कमिटेड नहीं है, तो निश्चित रूप से आप में वो चीज कमी आएगी। शब्दों का चयन, हिंदी सीखी, ये सारी बातें इसकी प्रासंगिकता को देखती हैं, लेकिन थ्रेट्स बाहरी नहीं है, केवल अंदर की हैं, और उन अंदर की थ्रेट्स को केवल यहाँ के लोग, यहाँ के कार्मिक दूर कर सकते हैं, दूसरे कोई नहीं कर सकते। उसके लिए निश्चित रूप से कमिटमेंट चाहिए। और तकनीकी क्षेत्र में, क्योंकि एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति ये भी देखने को मिली, मैं विशेषकर आकाशवाणी और दूरदर्शन की बात यहाँ इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि सबसे बड़ी दुर्दशा इन दोनों की हुई है, और उसमें यह है कि तकनीकी कर्मचारियों की संख्या तो दिनों दिन बढ़ती गई, लेकिन जिसके प्रसारण के ऊपर ये सब कुछ टिका हुआ था उसकी संख्या धीरे धीरे घट के आज स्थिति ये आ गई है कि उनकी संख्या अंगुलियों पे गिन सकते हैं आप, चाहे वो कार्यक्रम अधिकारी हों, प्रसारण अधिकारी हों, या ऊपर प्रशासनिक दृष्टिकोण से अगर अपने कार्यक्रम प्रशासन की देखें तो वो उनकी संख्या धीरे धीरे गई। तो या तो ये मान लिया गया है कि कार्यक्रम निर्माण की जो प्रक्रिया है वो प्राइवेट हाथों में दे दी जाए, इनकी जरूरत नहीं है, केवल तकनीकी ज्ञान की जरूरत है, तकनीक क्षेत्र की जरूरत है। ये भी एक बहुत बड़ी थ्रेट सामने आई और इसी वजह से इसका डिटोरिएशन चालू हुआ है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी चुनौती रेडियो के लिए आगे भी हमें देखने को मिलेगी, और इससे हम कैसे पार पाएंगे ये समय बताएगा। भानाव साहब। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, आपने उन अंतर्निहित चुनौतियों और खतरों की ओर संकेत किया। उम्मीद थी कि स्वायत्तता मिलने के बाद कहीं कोई परिवर्तन लक्षित होगा, लेकिन जिस तरह से आपने संकेत किया कि इन माध्यमों में काम करने वाले घुटने लगे, तो आपकी इस पूरी बातचीत को सुन के मुझे लगा कहीं हम उस दौर में न पहुंच जाएं जिस तरह से देश में कई उपक्रम अब बिक रहे हैं, नीलाम हो रहे हैं, तो कहीं वो दौर न आए कि जब आकाशवाणी जैसा माध्यम इसको भी निजी हाथों में कहीं सौंपना पड़ जाए। शायद वो एक बड़ा खतरा होगा, क्योंकि एक सरकार जिस तरह से, क्योंकि सरकार की अपनी कुछ सीमाएं भी हैं, वो आकाशवाणी है जो प्राइम टाइम में कृषि और यूथ के लिए, महिलाओं के लिए इस तरह के कार्यक्रम प्रसारित कर सकने के लिए सक्षम है। लेकिन जिन आर्थिक चुनौतियों की आपने बात की, नियुक्तियों में जिस तरह की स्थितियां हैं, वास्तव में ये सारे प्रश्न चिंतनीय हैं। मुझे याद है जब 71 की वॉर थी भारत पाकिस्तान के साथ, तब आकाशवाणी जयपुर पे 2 कार्यक्रम आते थे, गीगले का बापू और लड़े सूरमा आज जी। किस तरह से वो जो स्टॉक कैरेक्टर्स आकाशवाणी ने निर्मित किए, मुझे लग रहा है अपने आप में अद्भुत यात्रा है उस स्टॉक कैरेक्टर्स की। तो आकाशवाणी की वो जो पूरी यात्रा है, मुझे लगता है कि किस तरह से उन्होंने इस राष्ट्रीय स्वाभिमान को, राष्ट्रीय अस्मिता को, राष्ट्र के आत्मविश्वास को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाई है। लेकिन आपने उन अंतर्निहित खतरों को बहुत ही विस्तार से और स्पष्टता के साथ, निर्भीकता के साथ, शायद सेवारत रहते हुए ये बात करना आपके लिए मुश्किल होता, लेकिन आज आप ये सब कह पा रहे हैं, मुझे लगता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अब भाई जयेश जी क्या सोचते हैं, क्योंकि वो भी लगभग 3 दशक तक आकाशवाणी से जुड़े रहे और बहुत लंबी इनकी जो इनिंग है वो गुजरात में रही, अहमदाबाद में, कुछ यूनियन टेरिटरीज में भी आपने काम किया, और आकाशवाणी में रहते हुए उन सारी स्थितियों को आपने बहुत निकटता से देखा। और आपके ही कार्यकाल में निजी रेडियो जिस तरह से अवतरित हुए, और कैंपस रेडियो, एजुकेशनल, कम्युनिटी, जो भी आप नाम देना चाहें, वो जिस तरह से आए, तो उन सारे दौर को आपने देखा। जब मेरी आपसे बात हो रही थी, योगेश ने रेफरेंस दिया था, तब मैंने आपको कॉल किया। आप भी पत्रकारिता शिक्षण से जुड़े रहे, आपने पीजी डिप्लोमा किया, और जिन विश्वविद्यालयों से किया वहाँ सारे मेरे मित्र हैं, तो एक सहज आत्मीयता का भाव विकसित हो जाता है। तो एक ऐसी शख्सियत जो पत्रकारिता पाठ्यक्रमों से भी जुड़ी रही और प्रसारण माध्यमों से भी उस पूरे परिवर्तन को आपने देखा है, तो भाई जयेश जी आज इस व्यावसायिक और लोक प्रसारक माध्यमों के इस पूरे संघर्ष को, उन खतरों को किस रूप में देखते हैं? आइए सुनते हैं भाई जयेश पांडे जी को। जयेश जी, माइक माइक माइक।
हेलो, नमस्कार राणावत जी और सभी साथियों का, वेबिनार साथियों को भी नमस्कार। रेडियो की प्रासंगिकता के बारे में तो मेरे साथियों ने बहुत विस्तार से बात की है, तो उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। सिर्फ इतना जोड़ना चाहूंगा कि आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे मनोरंजन एवं शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रचार और प्रसार हो रहा है, जिसमें दृश्य श्राव्य माध्यम भी है और दृश्य श्राव्य कार्यक्रम भी है और श्राव्य कार्यक्रम भी है। और ये सारे कार्यक्रमों को नए नाम से जाना जाता है, उसको पोस्ट कहते हैं। लोग सुबह से शाम तक और देर रात तक अपने मोबाइल्स, टैबलेट्स और टीवी जैसे पर्सनल गैजेट्स पे अनगिनत पोस्ट और कार्यक्रमों का सुनना और देखना उनको होता है। हर एक व्यक्ति की एक अपनी पसंद नापसंद है पोस्ट और कार्यक्रमों की, लेकिन एक बात को मानना पड़ेगा कि जिसमें कंटेंट अच्छा होगा वही कार्यक्रम, वही पोस्ट, वही दृश्य श्राव्य कार्यक्रम या श्राव्य कार्यक्रम लोग पसंद करते हैं और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को आगे भेजते रहते हैं। तो रेडियो कार्यक्रमों में भी ये देखा गया है। शर्मा साहब और योगेश जी मेरे साथ सहमत होंगे कि हम लोग जब आकाशवाणी में कार्यक्रमों का निर्माण करते थे तो जो कार्यक्रम में कंटेंट अच्छा होता था वही लोगों तक पहुंचता था और उन्हीं से वही सराहा जाता था। लोग हमें चिट्ठियां भी भेजते थे और हमें भी अच्छा लगता था और फिर हम ऐसे ही दूसरे कार्यक्रम करने के लिए अपने आप को जोड़ते रहते थे। तो कंटेंट इज द किंग। आज के नए जमाने का जो स्लोगन है वो कंटेंट इज द किंग। वो आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे भी देख ले या फिल्मों में भी देख ले तो बहुत सारा परिवर्तन अभी ये जो डिजिटल पूरा वो चल रहा है, रिवॉल्यूशन चल रहा है, उसमें कंटेंट इज द किंग। कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपकी बात सही होनी चाहिए और जिंदगी के साथ जुड़ी हुई भी होनी चाहिए। वो एक बात जो है वो उभर कर सामने आई है कि वो कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो आपका कुछ भी अच्छा है, कार्यक्रम अच्छा है या नहीं है, तो कार्यक्रम कुछ भी आप दूसरे तरीके से उसको कुछ भी ग्लैमराइज कर दो, वो कोई सुनेगा नहीं या कोई देखेगा नहीं। रेडियो आज भी रिलेवेंट है, लेकिन उपभोक्तावाद जो अभी चल रहा है उसके समय में रेडियो के सामने बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। सबसे पहली चुनौती है कि रेडियो की मोनोपोली जो है, जो बरसों तक बरकरार रही थी, वो अब नहीं रही है। अब आपका श्रोता रेडियो के सामने बैठ के आपको सुनेगा, वो वाली बात नहीं है। आपका जो श्रोता है वो अभी मल्टीटास्किंग करने लगा है। वो कार चलाते चलाते सुनेगा आपको, अच्छा प्रोग्राम नहीं होगा तो वो स्विच ओवर कर लेगा, दूसरा माध्यम है उसके पास। मीडिया विस्फोट के ये जमाने में ये जो काल चल रहा है उसमें एक बात तो माननी पड़ेगी कि रेडियो की विश्वसनीयता, जैसे इस साल का स्लोगन भी है रेडियो और विश्वास, तो विश्वसनीयता है वो आज भी बरकरार है। आज भी दूसरी चैनलों या उसके कंपैरिजन में देख ले आप तो रेडियो पे कई बात को लोग मानते हैं, विश्वसनीयता उसकी अभी भी बरकरार है। और जो रेडियो कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है, जो प्रोड्यूसर्स है, उनको ये ख्याल रखना चाहिए और ऑथेंटिक जो है प्रोग्राम्स वही, क्योंकि ये अभी अपनी यूएसपी बन गई है, दूसरी चैनल्स के पास ये नहीं है। दूसरी चैनल्स को ने विश्वसनीयता गंवा दी है। बराबर हम कहते हैं तो लोग मानते भी है और दोबारा सुनते भी है हमें। तो अभी हमारा जिम्मा बन जाता है कि ये जो स्थिति है उसको बरकरार रखे। बहुत सारे प्राइवेट रेडियो एफएम चैनल्स हैं और आकाशवाणी और विविध भारती जैसे जो सरकारी माध्यम भी हैं, उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है वो विज्ञापन और कार्यक्रम के बीच में जो संतुलन बनाने रखना वो है। क्योंकि रेडियो में अक्सर ये सुना जाता है और बहुत सारे श्रोताओं की फरियाद भी है कि रेडियो में विज्ञापनों की भरमार चलती है, एक के पीछे एक स्पॉट्स विज्ञापन बजते रहते हैं और उसमें कहाँ वो कार्यक्रम खो गया है वो पता ही नहीं चलता है। तो बात यह है कि कार्यक्रम मुख्य है और उसके ऊपर विज्ञापन टिका हुआ है, न कि विज्ञापन के ऊपर कार्यक्रम टिका हुआ है। वो बात को हमारे एक स्टेशन डायरेक्टर थे भीम प्रकाश जी, जानते होंगे, योगेश जी भी शायद उनसे मिले हो।
मदन मोहन मनुज करके हमारे स्टेशन डायरेक्टर हुआ करते थे अहमदाबाद में। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी ये संतुलन कैसे रखना चाहिए कार्यक्रम और विज्ञापन के बीच में, उसके बारे में एक बहुत अच्छी एक प्रोग्राम मीटिंग में उन्होंने एक बात रखी थी। उन्होंने कहा कि आप दफ्तर से घर गए और जो खींटी है उसके ऊपर आपने अपना जो भारी भरकम बैग है वो टांग दिया उसके ऊपर, फिर आपने शर्ट निकाला वो भी टांग दिया, पैंट पतलून निकाला वो भी टांग दिया। अब वो जो छोटी सी जो कीली है उसका अभी और कुछ भी आप टांगोगे तो वो दीवार को छोड़ के धड़ाम से नीचे गिरेगी, वो सहन नहीं कर पाएगी। तो आपका जो कार्यक्रम है ना वो कीली जैसा है, उसके ऊपर आपको क्या कितना टांगना है वो एक बैलेंस एक विवेक रखना है आपको कि मैं इतना ही ये कार्यक्रम इतना ही विज्ञापन के साथ चलाना है मुझे, वरना ये कार्यक्रम बैठ जाएगा, वो कोई सुनेगा नहीं। और एक बार जो ऐसा जो जो चल पड़ा हुआ जो श्रोता है वो वापिस नहीं आएगा। तो ये ख्याल रखना पड़ेगा। उन्होंने ये करीब करीब 25 साल पहले ये बात कही होगी, वो आज भी प्रासंगिक है। तो ये आपको मान के चलना है कि भाई हमें बैलेंस बना के रखना है, अपना विवेक रखना है और कार्यक्रमों का वो करना है और विज्ञापन के साथ उसको जोड़ना है। तीसरी बात जो है कि अभी रेडियो का अभी नए तरीके से बहुत सारे वो आ रहे हैं, बहुत सारे अवतार जो हैं नए तरीके से वो पेश आ रहे हैं। अभी उसमें सबसे बड़ा है इंटरनेट रेडियो। सरकार अब आकाशवाणी जैसे महाकाय जैसे योगेश जी ने बहुत अच्छे से कहा कि भाई और भानुवत जी ने भी कहा कि भाई ये सरकार की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो अभी कोई जिम्मा ले, क्योंकि ये लोक सेवा प्रसारक की बात तो हो रही है, लेकिन उसमें लोक सेवा का प्रसारण कितना हो रहा है वो एक चर्चा का विषय है। वो और उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है, कोई मेजरमेंट नहीं होता है, कोई उसके लिए सोचता भी नहीं है, बराबर है। तो अभी सरकार तो चाहेगी कि वो ये जो जिम्मा है अपना वो धीरे धीरे से निकल जाए और वो इसका कैसे कैपिटलाइजेशन कर दे वो। डिस्कनेक्ट हो गए मेरे ख्याल, वो फोन बंद करने के चक्कर में, है ना। फोन आ गया इसलिए डिस्कनेक्ट हो गए शायद। हाँ, वो शायद उसी पे हाथ चला गया होगा ना जहां से, या तो 1 मिनट वेट करते हैं वापस ज्वाइन कर लें वो, नहीं तो फिर फोन करूं क्या उनको कि आ गए सर। माइक माइक आपका, जयेश जी माइक। सॉरी। तो बहुत सारे रेडियो स्टेशन अभी बंद होने जा रहे हैं, बहुत सारे बंद हो चुके हैं। तो ये जो बदलती जो आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति है उसमें मुझे लगता है कि इंटरनेट रेडियो जो है बहुत बड़े पैमाने पे आएगा और बहुत सारे कार्यक्रम उस पे भी चलाए जाएंगे। और इसका सबसे सबसे जो अहम बात वो ये है कि भाई इसमें समय का कोई बंधन नहीं रहता है और आप अपने कार्यक्रम अपने हिसाब से सुन सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन रहता है। और एक दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका जैसे देश में 2/3 पॉपुलेशन जो है, 2/3 जो लोग हैं वो इंटरनेट रेडियो सुनते हैं। और यहाँ पे भी जैसे मोबाइल का जो प्रचार और प्रसार हो रहा है, लोग अब छोटे से छोटे बंदे के पास भी मोबाइल है, तो ये जो कनेक्ट करना है वो उसके साथ बहुत सहूलियत से हो सकता है, बराबर है। तो ये अभी कहीं पे भी जुड़ सकता है, वो वाली जो बात है वो तो वहां भी रहेगी। तो ये नए जमाने से नए सिरे से रेडियो को अपने आप को पेश लाना होगा, उसका कंटेंट भी अलग से होगा, उसका जो कार्यक्रम का स्वरूप है वो भी बदलता रहेगा। तो ये एक मुद्दा है कि जिसमें आपको ये काम करना पड़ेगा। आपको शायद पता होगा मेरे श्रोताओं, मेरे साथियों को, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी अपना एक रेडियो स्टेशन खोला हुआ है, इंटरनेट रेडियो, जिसको हेलो वोटर्स
नाम दिया गया है। और दिल्ली से अभी शुरू हुआ है, अभी इनिशियल स्टेज में है, लेकिन आने वाले वक्त में वो बहुत सारे जो जितने भी स्टेट कैपिटल्स हैं उसमें एक एक रेडियो स्टेशन वो लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो प्रासंगिकता की बात करें तो ये रहेगा, सिर्फ उसका स्वरूप जो है वो बदलना पड़ेगा, उसके साथ साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको भी अपने आप को बदलना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि प्रासंगिक, क्योंकि ये माध्यम जो है वो इतना वो नहीं है कि उसके लिए आपको ज्यादा कुछ एफर्ट्स रखने पड़े। तो मुझे लगता है कि रेडियो प्रासंगिक ही रहेगा। चुनौतियां हैं, उसको कैसे उसके सामने उसको काउंटर कर सकते हैं, उसको उसको पहुंच सकते हैं उसके तक, वो हमें देखना पड़ेगा। धन्यवाद राणावत जी। बहुत बहुत धन्यवाद जयेश जी। आपकी उस पूरी बातचीत का निष्कर्ष मुझे लगता है जो आपने पहली लाइन बोली थी, कंटेंट इज किंग, अंततः जो कंटेंट हम तैयार कर रहे हैं वो ही आपको इन चुनौतियों और प्रासंगिकता की दौड़ में जीवित रख पाएगा। क्योंकि जैसा आपने कहा कि अब श्रोता के पास, दर्शक के पास, पाठक के पास बहुत सारे विकल्प हैं। ये अलग बहस हो सकती है कि इन माध्यमों का दायित्व क्या है, रुचि निर्माण का, या जो जनता चाहती है वही चीज परोसना। मैं उसमें नहीं जाऊंगा अभी, लेकिन ये सही है कि अब समय के संदर्भ में अभिरुचियां बदल रही हैं, आवश्यकताएं बदल रही हैं, लेकिन फिर भी इस देश का दर्शक, पाठक और श्रोता अभी भी इस तरह से कहीं कोई रचनात्मक, कल्पनाशील कोई कार्यक्रम होते हैं तो मुझे लगता है उनको हाथों हाथ स्वीकार करता है। इसलिए जो आपने कहा कि जिम्मेदारी प्रसारकों पर यह आ गई है, ब्रॉडकास्टर्स पर यह आ गई है कि वो किस तरह से विज्ञापनों की इस दुनिया के बीच में कार्यक्रमों की गुणवत्ता को बचाए रखे, क्योंकि विज्ञापन भी आवश्यक है। बिना विज्ञापन, या तो हम कोई नया बिजनेस रेवेन्यू मॉडल तैयार करें। बात हो रही है अब इस डिजिटल दौर में, एवं समाचार पत्रों के संदर्भ में भी, जब आपने अखबारों को हाथ लगाना छोड़ दिया, कैसे जीवित रहेगा अखबार? तो एक नया बिजनेस मॉडल कोई आए तो शायद ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में इसके साथ खतरे भी हैं। ऐसा नहीं है कि इसने केवल मनोरंजन का संसार बदल दिया। जिस तरह से भौगोलिक दूरियों को पाटते हुए हम दुनिया के हर कोने में पहुंच गए हैं, उसके साथ नए खतरे भी आ गए हैं। लेकिन आपने जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के बारे में जानकारी दी कि वो नया एक इस तरह का हर स्टेट में चैनल लेकर के आ रहे हैं, शायद राजनीतिक अधिकार या राजनीतिक चेतना के जागरण में इस तरह के प्रसारण एक विशेष भूमिका निभा पाएंगे। चलिए, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ शिल्पी गोस्वामी जी को। शिल्पी गोस्वामी, इनका जो अनुभव है वो बड़ा विविध है। मतलब जो जिस ब्रॉडकास्टिंग की बात अब तक हम करते रहे आकाशवाणी के संदर्भ में, उनके साथ भी जुड़ाव रहा, फिर एफएम चैनल के साथ भी जुड़ाव रहा, और अब जिस एजुकेशनल रोल की हम बात करते हैं, एजुकेशनल चैनल की, उसके साथ ही अभी जुड़ी हुई है। और स्कूल के जीवन से ही, अपने स्कूल टाइम में ही उन्होंने जिस तरह से आकाशवाणी के साथ अपनी पारी शुरू की, विविध भारती शायद मनोरंजन को लेकर के रेडियो सिलोन को टक्कर देने के लिए विविध भारती शुरू की गई, है ना। तो उस विविध भारती में उन्होंने ड्रामा ऑडिशन पास किया, और मात्र 12वीं क्लास में अध्ययन करते समय ही, तो स्कूल लेवल से इनका रेडियो के साथ एक तरह से स्नेह सानिध्य भाव जुड़ता है। उसके बाद ये ड्रामा की सर्टिफाइड आर्टिस्ट, हम सब जानते हैं कि एक दौर था, या अभी भी आकाशवाणी में बाकायदा कलाकारों की ग्रेडिंग होती है, संगीत के क्षेत्र में, थिएटर के क्षेत्र में, तो वहाँ वो सर्टिफाइड ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में है। और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि हवा महल जैसे जो पॉपुलर प्रोग्राम रहे किसी दौर में विविध भारती के, उसमें भी उन्होंने अपनी आवाज दी। और एफएम का जो दौर शुरू होता है, आकाशवाणी जयपुर को निश्चित रूप से क्रेडिट जाता है, दुर्भाग्य से अब उसका भी अवसान हो चुका है। 100.3 उसके माध्यम से आपने अपनी आकाशवाणी का जो ये एफएम की दुनिया है, इसमें एक तरह से कदम रखा। भास्कर टीवी जो हमारे यहाँ उस समय था, उसमें बिजनेस न्यूज रीडर के रूप में आपने समाचार वाचक के रूप में काम किया। इसके बाद रेडियो मिर्ची 2006 कॉपी राइटर और आरजे के रूप में आपने ज्वाइन किया, और आरजे की भूमिका को लेके, आरजे की चुनौतियों को लेकर के भीम प्रकाश जी ने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में बात कही थी।
और एक उस समय रेडियो मिर्ची का एक बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम था पुरानी जीन्स। मेरे ख्याल शिल्पी गोस्वामी और पुरानी जीन्स उस दौर में पर्याय थे, और मुझे यदि सही याद है तो शायद 2011 की बात है। इन्होंने लगभग 6 साल तक 2012 तक रेडियो मिर्ची के साथ काम किया, और उस समय हमारा एक रिफ्रेशर कोर्स था जर्नलिज्म टीचर्स का, देश भर के टीचर्स आए हुए थे। उस समय मैंने इनको आमंत्रित किया था। उस समय तक मेरा इनसे कोई औपचारिक परिचय नहीं था, केवल शाम का प्रोग्राम सुनते थे। तो मुझे एक बार तो लगा था कि ये नए नए जो युवा प्रसारण कर्मी हैं, हमारे इन धुरंधर मीडिया टीचर्स को, देश के हर अंचल से करीब 15-16 स्टेट के थे, क्या पता ये उसको संभाल पाएंगे नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन मुझे वो क्षण, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास आज भी है, जो मैंने यूट्यूब पे उसकी रिकॉर्डिंग डाल रखी है, उसमें वो क्षण है। जिस तरह से उन्होंने उस सेशन को हैंडल किया, सभी हमारे मीडिया शिक्षकों ने स्टैंडिंग ओवेशन के साथ, बहुत कम इस तरह का एक स्नेह सम्मान किसी को मिलता है, तो वो क्षण तो मुझे अभी तक याद है, जिस तरह से उन्होंने वो अपनी 1.5 घंटे में उस एफएम की दुनिया से सभी मीडिया शिक्षकों को परिचित कराया था। क्योंकि वो एक नया दौर ही था उस समय। अब तो हमारे पास बहुत विकल्प आ गए हैं। तो उस रेडियो मिर्ची के साथ उन्होंने अपनी एक लंबी पारी खेली। डीडी राजस्थान, इसमें एक फिल्म आधारित कार्यक्रम है, उसके स्क्रिप्ट राइटिंग के साथ भी आप पिछले 1 दशक से जुड़ी हुई हैं। और अभी जयपुर का एक निजी विश्वविद्यालय है, IIS यूनिवर्सिटी, उनका अपना एक कैंपस रेडियो है, रेडियो स्टेशन रेडियो 7 नाम से। वहाँ पे वो स्टेशन मैनेजर के रूप में अभी काम कर रही हैं। तो अब तक हमने बहुत सारी चुनौतियों की बात की, बहुत सारे खतरों की बात की, बहुत सारी विसंगतियों की बात की। तो अब एक ऐसी प्रसारक या ब्रॉडकास्टर जिनका अनुभव सभी तरह से रहा, उनको भी बहुत लंबी पारी देखनी है। संयोग से हमारे तीनों एक्सपर्ट सेवानिवृत्ति के साथ साथ एक पूरी दुनिया देख चुके, उस बदलाव को देख चुके, लेकिन अब भविष्य की संभावनाओं को अपने अनुभव से शिल्पी गोस्वामी किस रूप से देखती हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि वे अपने विचार हमारे साथ साझा करें। शिल्पी गोस्वामी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी को सादर प्रणाम, बिकॉज आप लोग बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस। अगर हम लोग कहते हैं कि भाई गाइडलाइंस किसकी होंगी, ऑल इंडिया रेडियो की। न्यूज कहाँ से आएगी, ऑल इंडिया रेडियो से। नाटक कौन सा होता है, हवा महल होता है। ये वाला कॉल इन प्रोग्राम कौन सा होता है, फरमाइशी प्रोग्राम कौन सा होता है। अगर किसी भी रेडियो ने कुछ भी सीखा है तो ऑल इंडिया रेडियो से सीखा है। तो मैं कहूंगी कि आप सभी बहुत ही ज्ञानी हैं। मुझे इतना ज्ञान नहीं बोल जाऊं तो, लेकिन हाँ ये जरूर कहना चाहूंगी कि रेडियो एक ऐसा फील्ड रहा है जो अपने आप के लिए गा सकता है कि हंस कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम। एग्जैक्टली यही हुआ है, क्योंकि जितने सितम किए गए, सबसे पहला जो सितम किया गया था वो था टेलीविजन। और जैसे ही टेलीविजन आया, लोगों ने सोचा कि भाई अब रेडियो को कौन सुनेगा। लेकिन आज 99% ऑफ पॉपुलेशन टेलीविजन नहीं देख पाती, वो रेडियो सुन पाती है। और रेडियो न्यूज के लिए रेडियो पर ही डिपेंडेंट है। अगर न्यूज की बात करें तो AIR तो दिग्गज है ही, आप जानते हैं। अगर एंटरटेनमेंट की बात की जाए तो फिर जब टेलीविजन से हम जीत गए, फिर उसके बाद CD, रिकॉर्डिंग्स, और आप जो चाहें वो गाना सुन सकते हैं अपने मोबाइल पर, ये सब आया। उसके बाद हम लोगों ने कमर्शियल रेडियो में एक और बदलाव आया। तो रेडियो ने अपने आप को, जितने उसके ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे लोगों ने अत्याचार किए, उतना ही उसको निखारा है अपने आप को। उतना ही कहते हैं ना कि जैसे कि कोई फिजिकली डिसेबल्ड होता है और वो ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत लेता है, और बहुत सारे एबल लोग नहीं जीत पाते। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब उससे एक चीज ली जाती है तो वो दूसरी चीज पर इतना फोकस करता है कि वो उसके बहुत आगे निकल जाता है। तो सेम रेडियो के साथ हुआ। उसने एक ऐसा संबंध अपने कमर्शियल रेडियो के थ्रू, ऐसा संबंध अपने लिसनर के साथ बनाया कि वो जो दौर था 2000 से लेकर 2010 तक का, वो जो 10 साल थे, वो कमर्शियल रेडियो ने बहुत ही खूबसूरत साल देखे, जब इतने बड़े बड़े फैंस होते थे कि उनके लिए खून से लेटर्स लिखा करते थे। ऐसा भी मैंने देखा है कि इतना जुड़ाव वो अपने RJ से फील करा करते थे। एक पूरी डायरी लिख कर दिया करते थे कि आपने इस शो में ये बोला था, आपने इस शो में ये बोला था। और जैसे कि आपने कहा कि भाई रेडियो पे नाम आ जाना इतनी बड़ी बात होती थी।
तो जब रेडियो ने टेलीविजन झेल लिया, जब रेडियो ने सीडी झेल ली, जब रेडियो ने और खूब सारे इनोवेशन किए, टॉक रेडियो आया और कमेंट्री, स्पोर्ट्स कमेंट्री आई, और 24 आवर्स म्यूजिक, 24 आवर्स टेलीविजन में म्यूजिक नहीं बज सकता था, लेकिन रेडियो से टेलीविजन ने सीख के म्यूजिक चैनल्स बनाए। सबसे पहले रेडियो ने ये दौर लाया था कि 24 आवर्स आपको म्यूजिक सुनने को मिलेगा और कोई आरजे भी नहीं होगा बीच बीच में बोलने के लिए, कोई ऐड नहीं होगा। फिर उसके बाद जॉनर के हिसाब से रेडियो स्टेशन बनने लगे, जैसे मिर्ची लव। मिर्ची लव सिर्फ लव सॉन्ग्स बनाता है। अब आपको कोई भी लव सॉन्ग कभी भी सुनना है, और हो सकता है कि आप ऐसा एक गेम भी हम लोग खेला करते थे कि अब जो नेक्स्ट गाना आएगा वो आपको डेडिकेटेड होगा, और वो नेक्स्ट गाना कोई सा भी आ सकता था। तो इट वाज सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद कम्युनिटी रेडियो 2004 में कम्युनिटी रेडियो आए, और अभी जो मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ वहाँ पे मैं कम्युनिटी रेडियो में काम कर रही हूँ। तो कम्युनिटी रेडियो ने भी बहुत कम्युनिटी रेडियो में उन लैंग्वेजेस में प्रोग्राम बने जिन लैंग्वेजेस में प्रोग्राम बनने आसान नहीं थे और कहीं पर भी और नहीं बनते थे। सेम विद AIR ने उन लैंग्वेजेस में प्रोग्राम दिए जब टीवी कभी ऐसे प्रोग्राम उस लैंग्वेज में बना ही नहीं सकता, लेकिन रेडियो ने किया। तो रेडियो की प्रासंगिकता, तो जैसा कि आप सभी से सहमत हूं मैं, और आप सभी ने बिल्कुल बहुत ही जोर देकर कहा है कि प्रासंगिकता कभी कम नहीं हो सकती। चैलेंजेस बहुत सारे हैं। आपने AIR के चैलेंजेस के बारे में बताया, मैं आपको कमर्शियल रेडियो के चैलेंजेस के बारे में बताती हूँ। कमर्शियल रेडियो कहता है कि हमें लाइसेंस फीस बहुत ज्यादा देनी पड़ती है, बहुत ही सारी है। हमें कभी भी न्यूज कहने को नहीं मिलती, तो हम जो भी बोलते हैं सबको लगता है कि अरे बकवास ही कर रहे हैं। हम अपने एक्सपर्ट्स को बुलाते भी हैं तो हम उनसे ये नहीं बोल सकते कि आप किसी पॉलिटिकल कोई कमेंट कर सकते हैं, आप रिलीजियस कोई कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये अलाउड ही नहीं है। सेम विद कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के पास भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। वो ये कहता है कि हमें बोला तो गया है कि आप 40% जो कंटेंट होना चाहिए 1 आवर का, 40% कंटेंट स्पोकन कंटेंट होना चाहिए, कि बोलना जाना चाहिए। लेकिन वो जो 40% कंटेंट बोलने के लिए आपको उतने लोग हायर करने पड़ेंगे, उतने लोगों को सैलरीज देनी पड़ेंगी, और सैलरीज कमाने का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के पास कोई जरिया नहीं है। तो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को न्यूज अलाउड नहीं है, वो आप AIR से लोगे अगर आप लेना चाहते हो तो। फिर उसके बाद आपको गानों की रॉयल्टी देनी पड़ेगी, वो गानों की रॉयल्टी आपके पास नहीं है। लेकिन फिर भी हर रेडियो ने, चाहे कमर्शियल रेडियो, चाहे AIR, चाहे कम्युनिटी रेडियो आज 350 से ज्यादा रेडियो, कम्युनिटी रेडियो पूरे इंडिया में है। सब ने अपने अपने हथियार निकाल लिए हैं कि हम इन हथियारों के साथ लड़ेंगे। जैसे कि अगर मैं अपने रेडियो की बात करूं, जिस कम्युनिटी रेडियो में मैं काम कर रही हूँ अभी प्रोग्रामिंग हेड की तरह, तो हमने क्या किया कि हमें रॉयल्टी नहीं देनी पड़े, उस वजह से हमने केवल राजस्थानी गाने जिनकी रॉयल्टी हमारे पास ऑलरेडी थी, जो आर्टिस्ट हमारे पास आते थे कि प्लीज हमारा गाना बजा दीजिए, लोकल टैलेंट को प्रमोट करने के लिए हमने राजस्थानी गाने बनाने दिए, और वही हमारा हथियार, हमारा USP बन गया। कमर्शियल रेडियोस की बात करें कि अगर उनको लाइसेंसेस फीस का कितना बड़ा प्रॉब्लम आना था, उन्होंने डिजिटल रेडियो, इंटरनेट रेडियो, पॉडकास्ट, उन्होंने खुद के पॉडकास्ट बिल्ड किए, और जो साइट्स होती हैं, एप्स हैं, उनको बेचना शुरू किया, उनके खुद के RJs। तो उन्होंने इतने इनोवेशंस करते गए कि उन चैलेंजेस से लड़ के वो इतने निखर गए कि आज कोई भी ऑडियो कंटेंट के लिए एड बनाता है तो वो सबसे पहले रेडियो की तरफ देखता है, और वो जो एड है वो हर ऐप पे बजता है, लेकिन बना हुआ रेडियो जॉकीज की आवाज में, रेडियो प्रोग्रामर्स के थ्रू, रेडियो प्रोमो पर्सन्स के, प्रोमो क्रिएटर्स के थ्रू, रेडियो प्रोड्यूसर्स के थ्रू बनता है, रेडियो स्टेशंस के थ्रू बनता है। अब जितने भी स्टूडियोज, प्राइवेट स्टूडियोज काम करते हैं, उनको 80% काम उनको ये बोला जाता है कि आप ये जो रेडियो की ऐप के लिए ये ऑडियो बुक है, ये रिकॉर्ड करनी है रेडियो की ऐप के लिए। तो जितने भी उसके ऊपर दिक्कतें आई, उतने ही उसने हंस के उसको झेला है, और भी निखरता गया है। जैसे हिना जो रंग लाती है पिसने के बाद, सेम वेज मुझे ऐसा लगता है कि रेडियो ने बहुत ही अच्छा अपने आप को ग्रो किया है, सस्टेन किया है। और अगर बात करें दूसरी चीजों की, तो मुझे लगता है कि एडवर्टाइजिंग जो होती है रेडियो में, वो बहुत कॉस्ट फ्रेंडली होती है। मतलब उसको बनाने में बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता है, और उसका जो, जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारा
कंटेंट ऐड का होता है और बहुत कम कंटेंट जो होता है वो बोलने का होता है, इतना बैलेंस नहीं रह पाता। लेकिन अगर एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड की बात करें तो जितने भी पिछले 2 सालों में हमारे मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक मैसेज ऑल द कम्युनिटी रेडियोज को दिया था कि मैं सराहना चाहूंगा 350 से भी ज्यादा कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस को कि उन्होंने जिस वक्त कोरोना महामारी में लोगों को अवेयर करने में, हेल्प करने में मदद करी है। लेकिन इसके साथ ही जब बात आई इकोनॉमी को चलाने की तो बहुत बड़ा सेटबैक कमर्शियल रेडियोस को लगा था, क्योंकि कमर्शियल रेडियोस में जो फुटफॉल होता है छोटी छोटी शॉप्स पर, वो उनका जो एड होता है वो किसी टीवी पर नहीं आता है, वो रेडियो पर आता है और रेडियो की वजह से वो लोग अपने ऐड दे पाते हैं। तो फिर से रेडियो अब इस साल से 2% पीछे चला गया था, 2% उनको नुकसान हुआ था। अब फिर से 22% जो बिजनेस पिछले साल आया था उसका फिर से 25% बिजनेस जो है वो इस साल आया है 22 में अभी तक। तो पिछले साल के 2 महीनों के कंपैरिजन में इस साल के 2 महीनों के कंपैरिजन में बता रही हूँ आपको। तो इस तरह से एडवर्टाइजिंग, जो लोकल एडवर्टाइजिंग होती है वो भी इसी वजह से होती है कि रेडियो है हमारे पास। तो कमर्शियल रेडियो, AIR, कम्युनिटी रेडियो, कैंपस रेडियो, एजुकेशन रेडियो, वो सारे काम करते हैं जो कभी भी टेलीविजन, जो कभी भी कोई भी ऑडियो, दूसरा ऑडियो प्लेटफॉर्म या विजुअल प्लेटफॉर्म या यूट्यूब या सोशल मीडिया जिसे कहते हैं वो नहीं कर सकता। इसके अलावा एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि जितने भी आरजेस होते हैं वो उनको ये बोला जाता है कि अगर आप आरजेस हैं तो आपको एक और हथियार बनाना पड़ेगा और वो हथियार है आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना पड़ेगा। तो आप किसी भी आरजे के पेज पर जाइए, उनके पास 50,000 फॉलोअर्स, 70K फॉलोअर्स, तो ये इतने इतने फॉलोअर्स होते हैं। और इस वजह से उन्होंने ये जो सेटबैक उन्हें लगा था सोशल मीडिया का, उसको भी अपना हथियार बना लिया। तो मैं अगर बात करूं इन ऑल, इसको कंक्लूजन देना चाहूँ, निष्कर्ष देना चाहूँ, तो मैं यही बोलूंगी कि जितने जितने चैलेंजेस रेडियो पर थोपे गए इतने सालों में, 100 सालों के इतिहास में, उतने ही चैलेंजेस को रेडियो ने अपनी ढाल बना ली। सो दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से अबाउट। थैंक यू सो मच। चलिए, आपने बहुत ही एक सकारात्मक नोट पे अपनी बात को समाप्त किया। चुनौतियों और अभावों को ही निजी रेडियो स्टेशंस, बल्कि विशेष रूप से कहूँ तो कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस ने अवसर के रूप में बदल दिया। अपने खुद के औजार तैयार किए, अपनी खुद की नीतियां इस तरह से बनाई, क्योंकि मेरे ख्याल कम्युनिटी रेडियो का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम स्थानीय प्रतिभाओं को सामने लेकर के आए। जो मुख्य धारा का संगीत है, जो ये बड़े बड़े हमारे गायक गायिकाएं हैं, इनको तो हम कई जगह सुन लेते हैं, लेकिन जो स्थानीय काम हो रहा है राजस्थानी भाषा में या दूसरे राज्यों में अन्य भाषाओं में, उनको हम कैसे सुरक्षित, संरक्षित और प्रसारित कर पाएंगे। तो और उन चुनौतियों की बात, चाहे वो लाइसेंस की बात है, न्यूज़ न प्रसारित करने की नीति है, बहुत सारी चुनौतियों को आपने बात की। अपने अनुभव के आधार पर जैसा मैंने कहा कि जो एक युवा प्रसारण कर्मी है वो किस तरह से इन संभावनाओं को, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, किस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से जो अपेक्षाएं इन प्रसारणों से की जाती हैं, क्योंकि जब जब नई तकनीक आती है मुझे लगता है आलोचना होती है। आपने कहा टीवी आया तब रेडियो पर प्रश्न उठा। मुझे ध्यान है भीम प्रकाश जी तो हमारे कंटेम्प्रेरी है, उससे मुझे डिबेट होती थी, आपको याद होगा विषय होते थे, टेलीविजन युवाओं की सांस्कृतिक अभिरुचि को भ्रष्ट कर देगा, टेलीविजन इडियट बॉक्स, अब कोई इडियट बॉक्स नहीं बोलता है। फिर टीवी का दौर आया, फिर एफएम का दौर आया। मुझे ध्यान है हमने हमारे डिपार्टमेंट में डिबेट की थी कि एफएम संस्कृति ने हमारी भाषा को विकृत कर दिया है ना। अभी तक भाषा चल रही है, कहीं आकाशवाणी की भाषा बिल्कुल अलग थी। फिर डिजिटल मीडिया आया, तब नए संकट आ गए कि प्रिंट मीडिया जीवित रहेगा नहीं रहेगा। डिजिटल माध्यम में रेडियो भी आ गया, टीवी भी आ गया, अखबार भी आ गया। तो हर दौर की अपनी चुनौतियां हैं, हर दौर की अपनी संभावनाएं हैं, और जब रचनाधर्मी लोग इनके साथ जुड़ेंगे तो मुझे लगता है इन माध्यमों का एक प्रभावी उपयोग हो पाएगा। अब कुछ मित्रों ने सवाल पूछने की इच्छा जाहिर की है, विशेषकर अशोक गौड़ जी, तो यदि वो मेरी बात सुन रहे हैं तो
कुछ कहना चाहें, कोई ऑब्जर्वेशन, कोई टिप्पणी, संक्षेप में अपनी बात कहें। और उसके अलावा जो हमारे और मित्र जुड़े हुए हैं उनके मन में भी कहीं कोई शंका या जिज्ञासा का भाव है तो वो पूछ सकते हैं। अशोक जी सुन रहे हो क्या मुझे आप? शायद नहीं सुन रहे हैं। कोई और मित्र हैं जो कुछ कहना चाहते हैं? कोई नहीं है जो मेरे ख्याल। अशोक हाँ जी का एक कैप्शन आया था कि वो पूछना चाह रहे थे, लेकिन शायद अभी हाँ, छूट गया है। नीतू कुमारी है शायद, वो कुछ कहना चाहती है। हाँ जी हेलो सर, मैं नीतू हूँ। मैं अभी सूरत में रह रही हूँ। करेंटली मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर उक्का तार सादिया यूनिवर्सिटी में काम कर रही हूँ। आप सबका विचार मुझे बहुत ही अच्छा लगा रेडियो पे, और मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। मेरा बस एडिशन ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में रेडियो जो है उसे पॉडकास्ट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे अभी रणवीर अलाहाबादिया है, या आपके जय शेट्टी है, या नीलेश मिश्रा जैसे स्लो प्रोग्राम चलाते हैं, तो उस तरीके का ऑडियंस बहुत ज्यादा अभी है जो इस तरीके का कंटेंट देखता है। जैसे योगेश सर ने बताया कि हमारा एंटरटेनमेंट जो है हम उस पे ज्यादा फोकस करते थे पहले, अभी प्रोफेशनल चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो आज की जो पीढ़ी है, आज की जो जनरेशन है, मुझे लगता है कि वो इन्फॉर्मेशन ज्यादा चाहते हैं। कंटेंट इज द किंग, बट आई थिंक इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो द किंग। तो जैसे अगर कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, तो उसे विराट कोहली का अगर इन डेप्थ इंटरव्यू मिल जाए, उनकी विचारों को सुनने के लिए मिल जाए, तो मुझे लगता है कि पॉडकास्टिंग जो चीज है उस पर शायद किसी ने उतने खुलकर बात नहीं की। अगर किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन है पॉडकास्टिंग से लेके, तो मुझे सुनने में बहुत ही अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। आपका बहुत मैं अच्छा। जवाब देता हूँ। हाँ मैं जब हाँ पॉलिसी में था तो ऑल इंडिया रेडियो का पॉडकास्ट हमने लॉन्च करने के लिए कोशिश भी की थी, काफी सक्सेसफुल भी था। उसकी हमने ड्यूरेशन रखी थी नॉट मोर देन 7 मिनट, 5 to 7 मिनट्स। और हमारे जो आधे आधे घंटे के प्रोग्राम थे उसको री एडिट करके या कहें कि री फॉर्मेट करके हमने उनको डाला था। और ये जो अभी अमृत महोत्सव के प्रोग्राम चल रहे हैं आकाशवाणी पे, ये सब के सब पॉडकास्ट पे उपलब्ध हैं। आप चाहें तो उन आजादी के तरानों को सुन सकते हैं। ऐसे भूले बिसरे जो स्वतंत्रता सेनानी है वो ऑल इंडिया रेडियो के यूट्यूब चैनल पर और पॉडकास्ट चैनल पे अवेलेबल है। तो बात वहीं आती है कि ये भी एक चुनौती है कि आप नई जो टेक्निक है उसको अपने फेवर में कैसे ढालते हैं, उस चुनौती को जिसे कहते हैं कि आपदा को अवसर में कैसे बदले। तो जब हमने महसूस किया कि लोग हम पे क्वेरी करने लगे कि भाई ये प्रोग्राम कब आता है, ये कब आता है, तब हमने 5 से 7 मिनट के पॉडकास्ट ऑल इंडिया रेडियो ने शुरू किए थे। और अगर जैसे कान्हा जी ने कहा कि इस समय प्रस्तुतकर्ताओं की बहुत बेहद कमी है, हमारे बाद कोई रिक्रूटमेंट हुआ नहीं है, जो आए वो सिर्फ नौकरी करने के लिए आए। तो अब मुझे नहीं पता वो चल रहा है या नहीं चल रहा है, लेकिन वो शुरू हो गया था। ये नहीं, बात एक है जनवरी फरवरी 2020 में हमने शुरू किया था। जनवरी से मैंने टेक ओवर किया था एज पॉलिसी। काफी बदलाव हमने प्रोग्राम पॉलिसी के किए थे। पहले रेडियो में प्रोग्राम को रिपीट करना एक क्राइम माना जाता था कि आपका प्रोग्राम नया क्यों नहीं जा रहा है, और स्टेशन डायरेक्टर को एक्सप्लेनेशन देना पड़ता था, जी मेरा प्रोग्राम रिपीट क्यों गया, नया प्रोग्राम क्यों नहीं गया। हम जब उसकी जगह पर रिपीट प्रोग्राम बजाते थे तो उद्घोषक का पहला शब्द होता था, हमें खेद है कि प्रकाशित कार्यक्रम के, क्योंकि उस समय अखबारों में बाकायदा छपता था कि 11 बजे ये आएगा, 11:30 ये आएगा, 12 बजे ये आएगा। तो हम कहते थे कि हमें खेद है कि प्रकाशित कार्यक्रम के स्थान पर हम ये प्रस्तुत कर रहे हैं। आप सोचिए वहां से आप पॉडकास्ट पे आ रहे हैं, कितना लंबा और एक 360 रिवर्स गेयर है ये, रिवर्स गेयर है। लेकिन शर्मा जी मुझे तो लगता है ये कि ये जो चुनौतियां आपका हैं, ये पॉडकास्ट चुनौतियां हैं जो समय के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ बदली हैं। और अब सर्वाइवल के लिए ये सब करना पड़ेगा, जो नहीं करेगा वो खत्म हो जाएगा। लेकिन शर्मा जी मुझे लगता है कि आप ये जो पॉडकास्टिंग वाला जो एरिया है कि आपने ये पॉडकास्ट तैयार की, उसकी मार्केटिंग शायद नहीं कर पाए। लोगों को मालूम नहीं है कि इस तरह का चैनल है और इस पे ये सारी चीजें उपलब्ध हैं। ये भी एक बहुत शायद। बड़ी चुनौती है। हाँ असल में क्या है, किसी भी संस्थान में सेगमेंट होते हैं।
मेरा काम था प्रोग्राम नीति तैयार करना, फिर उस नीति को लागू करता था केंद्र, चाहे वो जयपुर हो, झालावाड़ हो, बाड़मेर हो, दिल्ली हो, बेंगलोर हो, जो भी है वो उसने चालू कर दिया। अब उसकी मार्केटिंग का काम जो हमारा मार्केटिंग सेल होता था वो करता था। अब ये सोशल मीडिया का काम था, तो सोशल मीडिया टीम हायर हुई, सोशल मीडिया टीम से कहा गया अब उसमें कोई आज आ रहा है कल छोड़ रहा है, क्योंकि आजकल आउटसोर्सिंग का जमाना था, लोग बाग मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे आते थे, तो जैसे ही उसको कोई अच्छी ऑफर मिलती थी वो छोड़ के चला जाता था, वो फिर जीरो पे आ जाता था। इसलिए मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं पता अब वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। मैंने रिटायरमेंट के 1 महीने बाद एक मैसेज किया जो सोशल मीडिया सेल देखती थी उनकी हेड उस हेड पे, तो उसने कहा सॉरी भीम, आई हैव लेफ्ट प्रसार भारती। अब मतलब मेरी सारी क्वेरी का उसने एक ही आंसर दिया, सॉरी भीम, आई हैव लेफ्ट, है ना। तो अब मैं किससे बात करूं उसने ये भी नहीं बताया। नहीं, इसमें एक बात जोड़ना है, चाहूंगा। ये होता है। सर, मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि जो न्यूज ऑन AIR ऐप आकाशवाणी का है, प्रसार भारती का, उसमें एक सेगमेंट ये भी है कि आप जितने भी पुराने कार्यक्रम हैं उनको आप कभी भी किसी भी समय सुन सकते हैं, और वो उनकी संख्या हजारों हजारों में है, उन कार्यक्रमों की संख्या वो प्रिजर्व्ड है, और आप कभी भी किसी भी समय उनको न्यूज ऑन AIR ऐप से सुन सकते हैं। पॉडकास्ट में आपको छोटा सा स्वरूप मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत बड़ा स्वरूप में और बहुत बड़े पैमाने पर कार्यक्रमों की उपलब्धता है। वो कार्यक्रम भी जो शायद मेरे पैदा होने से पहले के भी हैं, सन 62 के पहले के, सन 61 के पहले के कार्यक्रम है, वो भी आज वहां पर प्रिजर्व हैं, उनको सुना जा सकता है। और आजकल मतलब तो आकाशवाणी अपना हर एक प्रोग्राम महादेवी यूट्यूब पे अपलोड कर देता है। महादेवी वर्मा, निराला जी ने कविता पाठ किया, वो अब अपना एक्सेस है वहां तक, है ना। जी। हाँ, चलिए सब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अशोक मैं जी कुछ कहना चाहते हैं। जी, हाँ मैं अशोक ये जी, कहना हाँ शिल्पी जी बोलिए आप। हाँ मैं तो बस पॉडकास्ट के लिए कहना चाह रही हूँ नीतू जी से कि पॉडकास्ट जो है वो हर एक कमर्शियल रेडियो स्टेशन, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जिनका जो भी डिजिटल पर हैं, उनका खुद का एक पॉडकास्ट का ऐप है। मतलब उसी वाली वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको करीब 25-25 वेब पॉडकास्ट मिलेंगे। कुछ रेडियो स्टेशंस की ये पॉलिसी होती है कि वो अपने ही आरजेस के पॉडकास्ट लेते हैं, लेकिन अगर आपका पॉडकास्ट का कंटेंट प्लस उसका प्रोडक्शन प्लस उसका वैल्यू, वैल्यू मतलब इन द टाइम्स के, अभी इस टाइम में अगर आप उस टाइम में, अभी बीच के टाइम में अगर आप चंद्रकांता चलाते तो उसका इतना वैल्यू नहीं था जब वो चंद्रकांता का प्रसारण रुका ही था। लेकिन अब जब बीच में गैप आ गया तो अब चंद्रकांता फिर से फिक्शन की तरफ हम लौट रहे हैं। जैसे कि बेताल बहुत अच्छा जा रहा है, चंद्रकांता बहुत अच्छा जा रहा है, फिर अभी उसका प्रासंगिकता बढ़ गई है। तो अगर आप एक ऐसा पॉडकास्ट खुद क्रिएट कर सकती हैं जिसका प्रोडक्शन अच्छा हुआ है, जिसका वैल्यू अच्छा है, जिसका कंटेंट अच्छा है, तो वो पॉडकास्ट आप सारे स्टेशंस को, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एंड कमर्शियल रेडियो स्टेशंस का तो मैं जानती हूँ, तो इनको आप सेल करने की कोशिश कर सकती हैं। या फिर एप्स भी जो है, गाना.com है और भी बहुत सारी एप्स हैं जो पॉडकास्ट खरीदती हैं, अगर वो अच्छा बना हुआ है तो खुद का भी क्रिएट करके भेज सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ सुनना है तो सभी कमर्शियल रेडियो स्टेशंस की साइट्स पर करीब 25-25 पॉडकास्ट अवेलेबल हैं विथ 300 काइंड ऑफ एपिसोड्स। अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अशोक जी माइक अपना ऑन कीजिए, माइक, और उसके बाद ऑब्जर्वेशन। माइक आपका ऑफ है, बंद है। अशोक जी आपका माइक नहीं चालू है, माइक। हाँ ओके, डन। हाँ आवाज आ रही है? जी जी सर, मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको एक स्टार्ट करता हूँ 63-64, सन 63-64 के बाद से। उस समय मैं इंदौर में स्टूडेंट था और मेरे फादर गए थे USA। उस समय ट्रांजिस्टर नहीं हुआ करता था, 62-63 की बात कर रहा हूँ। तो मैंने रिक्वेस्ट की कि सर FM बैंड का कोई छोटा सा ट्रांजिस्टर वो लाए। तो इंदौर जैसी सिटी, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सिटी कहलाती है और कमेंट्री क्रिकेट से लेके सब चीजों का था, तो जब मैंने उसको जेब में रखा, FM इतना सा पॉकेट, वो तो पूरे कॉफी हाउस और जहां जहां जाता था वहां भीड़ लग जाती थी। और मैं स्टूडेंट था तो मैंने उस चक्कर में अपनी पढ़ाई थोड़ी कम कर ली। और दूसरी चीज, अब मैं इस पे आता हूँ असली मुद्दे पे,
थोड़ा सा मेरा निवेदन यह है कि बहुत मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इतने अच्छे लोगों से मेरी बातचीत हो रही है, और इतने बुजुर्ग और इतने मेरे चाचा समान, मेरे अंकल समान लोग हैं जो आशीर्वाद दे रहे हैं। मगर एक थोड़ा सा, आज का बच्चा तो नहीं कहलाऊंगा, मगर बीच का समझ लीजिए, शिकायत मुझे भी कुछ है। शिकायत यह है कि नई जनरेशन को आप लोग कुछ नहीं सिखा रहे, कुछ भी नहीं सिखा रहे, अपना अपना देख रहे हैं, आवाज सुना रहे हैं, और खूब ये है और वो है, हर्डल्स बता रहे हैं सब। ये साहित्यकारों से भी मैं जुड़ा हूँ। मैं थोड़ा परिचय दे दूं, मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से चीफ मैनेजर रिटायर हुआ हूँ, भोपाल में सेटल हूँ, मालवीय नगर में। जी, आना जाना लगा रहता है। शायद योगेश जी से कभी मुलाकात हुई है। जी हाँ, और बहुत सारी चीजें करते रहते हैं। तो मगर मेरा कहना यह है कि ये कला मंदिर और कई उसमें हिंदी भवन से जुड़ा हूँ, उनको भी मैंने ये कहा कि वो सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। हर दूसरे दिन सम्मान ग्रहण होता है साहित्यकारों का, और कुछ तो ऐसे हैं जिनके यहाँ रखने की जगह नहीं है, छोटे से शाल और ये, मगर वो किसी नई जनरेशन को कुछ नहीं बता रहे। हम दोस्ती, एहसान और वफा भूल गए हैं, जिंदा तो है मगर जीने की अदा भूल गए। पहले हम दीवारों के बीच में रहा करते थे, अब हमारे बीच में दीवार है। ये दीवार हट नहीं रही है। एक भी नई जनरेशन, एक भी नया गाना, लता जी की हम बात करें, चाहे किसी की भी बात करें, थोड़ा सा मैं निवेदन करूंगा कि मैं अदर एक्टिविटीज से भी जुड़ा हूँ। भोपाल में शूटिंग प्रकाश झा जी के साथ में अटैच रहा, मैंने भी कुछ थोड़ी बहुत एक्टिंग कर ली, तो वो थोड़ा कैमरा वैमरा मूवमेंट सीखा, बोलना सीखा। मगर मेरे को दुख इस बात का है कि प्रकाश झा भी वैसे ही हो गए, जो शुरू में लोगों को शिक्षा देते थे वो भी कॉमर्शियल हो गए। तो मेरा कहना यह है कि कृपया करके अच्छे गाने, आज भी मैं गाना बजाता हूँ, कोई बच्चा मेरे साथ टीवी में नहीं सुनता है। कहाँ जा रहा है तू है जाने वाले, कठपुतली से लेके सीमा के गाने कोई नहीं सुना रहे। और बुरा नहीं मानना, आप लोग भी नहीं सुने, कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर, चाहे आरजे हो चाहे डीजे हो, वो नहीं सुनाते। वो उनको जैसे रेडियो में, तो आजकल रेडियो में दिखाई भी देने लगा है। पहले हम गाना सुनते थे, आजकल हम गाना देखते हैं। तो वो क्या होता है, दोनों में फर्क हो गया है। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। अभी तो एक मेरा बेटा बता रहा था यूएसए से कि साहब वो तो फ्री वीडियो कॉल्स भी चालू कर रहे हैं, लाइक व्हाट्सएप। जो रेडियोज हैं, यू कैन मेक फ्री कॉल्स, ऑडियो वीडियो सब वो अलग अलग चेंजेस कर रहे हैं। मगर हमारा कहना है कि जो खजाना हमारे पास है भारत में, वो तो संस्कृति प्रकृति को बचा के रखा जाए। और मैं क्या कहूँ सर कि घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके, होता है सब। संगीत हम कितने, हमारे भोपाल में ऑर्गेनाइजेशन है, जितने म्यूजिशियन यहाँ पर हर दूसरे तीसरे दिन रविंद्र भवन में एक इवेंट होता है, मगर सब काम चलाओ, नए नए लोगों को सिखाया जाता है। मगर वो देखिए, छोटी सी बात कह के मैं अपने बात समाप्त करता हूँ कि सिंगर का तो सबसे पहले सब जानते थे कि ये मोहम्मद रफी हैं, लता है। बहुत मुश्किल से ये बाद में पता चला कि संगीतकार कौन है, उसके लिए झगड़ा किया गया। संगीतकार का नाम नहीं दिया जाता था, फिर संगीतकार आ गए। फिर राइटर की तो यह हालत थी कि जो असली लेखक था, गीतकार, वो बेचारा फटे कपड़ों में आता था, और जो उसको पैसा देना होता था वो दिया जाता था। मगर आज भी किसी को ये नहीं, कोई भी म्यूजिक लिसनिंग और हियरिंग, या रेडियो लिसनिंग और हियरिंग में दोनों फर्क डिफरेंशिएट कीजिए। लिसनिंग इज डिफरेंट थिंग, हियरिंग इज डिफरेंट सर। तो थैंक यू वेरी मच। चलिए अशोक जी, आपने एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर ध्यान दिलाया। मुझे लगता है कि वो जो मुद्दे आपने उठाए, बच्चों की पत्रिकाएं खत्म हो गई है ना। आप और हम तो चंदा मामा, चंपक, पराग, नंदन, बाल भारती, इन पत्रिकाओं को पढ़ करके बड़े हुए। लेकिन अब मुझे लगता है एज पेरेंट हमने इन बच्चों को क्या दिया, क्योंकि आज बात थोड़ा सा यहीं पे सर एक चीज थोड़ा सा आपको, ये मूर्ति जी हैं जो इन्फोसिस के, उन्होंने बहुत अच्छी, आप उसको ढूंढिए, उन्होंने ये, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उन्होंने बोले क्या हम अपने बच्चों को पालने में सक्षम नहीं है, क्या हम असफल हो गए। तो वो नारायण मूर्ति वाला जो टेक्स्ट है वो बहुत सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ है, कई लोगों तक पहुंचा है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कहीं पेरेंटिंग जो हमारी है उसका भी अपना रोल है।
है ना। ये सही है कि बदलते हुए समय में हमारे यहाँ तो पूरा बाल फिल्म आंदोलन चला है सब, तो नहीं ऐसा सर, है ना। मैं आप जैसे लोगों को थोड़ी सी बगावत तो खैर अब वर्ड नहीं जमता है, क्योंकि यहाँ पर एक भी चीज शिल्पी जी ने भी बहुत अच्छा बताया कि साहब कुछ तो मजबूरियां रही होंगी जब ऐसा होता है। पॉलिटिशियन हम बुलाते भी हैं तो हम बोलते पॉलिटिक्स की बात नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि सर ऐसी जगह नौकरी करना छोड़ दो, थोड़ा बहुत बोलना सीखिए। क्योंकि सवाल वो नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, पैसा अभी ये सिखा रहा है कोरोना की पैसा कुछ नहीं होता, कुछ दूसरी अलग बातें अलग हटके होनी चाहिए। और थोड़ी ये हालांकि बहुत मुश्किल काम है, आप एक जरा सा अगेंस्ट बोलेंगे दूसरे दिन मेमो मिल जाएगा, चार्जशीट मिल जाएगी, वो अलग बात है। मगर अब इसका कुछ रास्ता ढूंढना चाहिए सर। मेरा प्यार से आप बोलिए नेताओं को, मैं सीधी बात कर रहा हूँ। नेता इलेक्शन में बिजी होता, चाहे कोई भी हीरो, चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, अंदर से वो सिर्फ इलेक्शन की बात है। चलिए अशोक जी, इस पे मेरे ख्याल और विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि आपके प्रश्न ऐसे हैं कि कोई 2-4 मिनट में उनका ये समाधान पूरा नहीं हो खत्म कर सकता रहे हैं ना, है। ये विरासत हमारी खत्म कर रहे हैं सब। हाँ नहीं नहीं, जैसा आपकी देखिए, आपकी चिंता आज जायज है। सर मैं अभी कल गया सुपरमार्केट से, मुझे बहुत दुख हो रहा है। ये मखाने होते हैं ना, मखाने जिसको हम खाते हैं, बोरे में रखे रहते थे और जितना चाहे उठा लो। अभी मैं गया मॉल से, ये मैं तो वहां से मैंने बोला तो वो 250 रुपए का 100 ग्राम, 250 रुपए का 100 ग्राम। ये कौन करा रहा है, मैं नाम नहीं लेता, आप समझ लीजिए। और पैसा कहाँ जा रहा है? सॉरी सर, मैं यही बंद कर रहा हूँ। चलिए थैंक ठीक यू है, वेरी मच। थैंक यू। क्षमा कोई और करें, मित्र हैं, क्योंकि लगभग अपने को समय काफी हो गया है। क्षमा कोई करें, और क्षमा मित्र हैं जो उनकी कोई टिप्पणी हो, ऑब्जर्वेशन हो, नहीं तो अपन इसको अब समाप्त करते हैं। ये सारी जो रूबरू रिकॉर्डिंग है। हो, अगर हमारे रूबरू आईना हो, बहुत शर्मिंदगी का सामना हो। जी नमस्कार। जी, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। तो इसकी रिकॉर्डिंग बहुत जल्दी शेयर करेंगे, और आगामी 19 तारीख को हम एक और विषय के साथ अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भविष्य का मनोरंजन, OTT, जिसमें लखनऊ के मास कॉम डिपार्टमेंट के प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव होंगे, जयपुर के फिल्म पत्रकार श्याम माथुर हमारे साथ हैं, और कोलकाता के एक सप्तर्षि मजूमदार, जो पिछले करीब 10 साल से OTT प्लेटफॉर्म्स के जो डिफरेंट फोरम्स हैं, नेटफ्लिक्स और इन सब के साथ वो कंटेंट राइटर के रूप में, डायरेक्टर के रूप में जुड़े हुए हैं। और उड़ीसा से राजीव पांडा, वो खुद भी पहले APJ दिल्ली में थे, वो हमारे साथ में होंगे। तो शाम को 4 बजे है, उसका सोशल मीडिया के थ्रू जिस तरह से हम इनको शेयर करते हैं, आप सभी के साथ शेयर करूंगा। और 21 तारीख को मैं प्लान कर रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, तो कहीं उस पर भी अपन एक चर्चा करें, क्योंकि इस कोरोना ने बहुत कुछ रोक भी दिया है, लेकिन इस विकल्प ने हमको कई नई संभावनाओं को भी आगे बढ़ाया है। कम्युनिकेशन टुडे पिछले 25 साल से ये पत्रिका प्रकाशित हो रही है, और शोध अनुसंधान मीडिया कर्मियों के, मीडिया शिक्षकों के, इसको हम कहीं प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। आप सभी मित्रों ने इस वैचारिक अभियान में अपनी आहुति दी। मैं आज के हमारे चारों विशेषज्ञ भीम प्रकाश जी शर्मा, योगेश कानवा जी, और जयेश पांडे जी, और शिल्पी गोस्वामी जी, आप चारों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस चर्चा को जीवंत और विचारोत्तेजक बनाए रखा, और सभी संभागी जो देश के अलग अलग अंचलों से जुड़े और अपनी सहभागिता से इस विचार विमर्श को और आगे बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।